सो देखिए हम लोगों को जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी की बात करनी है। इसमें प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन और किस बेसिस पे आते हैं। देखिए हम लोगों ने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं वो बेसिकली इस बेसिस पे किए हैं कि लास्ट कुछ ईयर्स में जो जैसे 3-4 साल में कौन कौन से क्वेश्चन 5-6 साल के अंदर में आए हैं उनको अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उन पे बेस्ड उनके आगे पीछे भी और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं ये सारी बातें करेंगे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रॉम एरोमेटिसिटी। एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होंगे ये हमें बताना है। सो अमंग द फॉलोइंग द एरोमेटिक कंपाउंड्स आर। बताओ यार एरोमेटिक होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं अगर किसी कंपाउंड को एरोमेटिक होना है तो? कंजुगेटेड पेयर होना चाहिए और 4n+ साइक्लिक कंजुगेटेड। हाँ, नंबर 1 सबसे पहला आता है कि साइक्लिक हो। फिर हम कहते हैं कि आपका प्लेनार हो। एग्जैक्टली प्लेनार हो। प्लेनार के लिए अगर कार्बन है तो हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, ठीक है ना। और तीसरा पॉइंट क्या आता है? कॉन्जुगेशन के बारे में क्या बोलते हैं बताओ? कॉन्जुगेशन कैसा होना चाहिए? कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए, ठीक है। कंप्लीट कॉन्जुगेशन का मतलब साइक्लिक लूप में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल बेंजीन की बात करें तो देखो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। सो पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, ये एक कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, ठीक है ना। तो यहां पे आपके पास कंप्लीट कॉन्जुगेशन होगा। और फोर्थ है हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। हकल्स रूल को फॉलो करने का मतलब है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। n की वैल्यू आप 0 रखोगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर 1 रखेंगे तो 6 और 2 रखोगे तो 10, 14 ऐसे 18, इनमें से कोई पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए सिस्टम में, तो वो एरोमेटिक हो सकता है। एक बात याद रखिएगा, जो 10 पाई इलेक्ट्रॉन वाली रिंग आती है वो आपकी नॉन एरोमेटिक हो जाती है। वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाँ नॉन प्लेनार होने की वजह से। बाकी सब में कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर आपके पास एक रिंग है जिसमें कि आपके पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपका एक्सेप्शनल पॉइंट होता है, ठीक है ना। एक मिनट, क्या होता है बताओ? इसमें आपके पास पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, देखो देखने से क्या साइक्लिक है, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हैं, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, स्टिल ये नॉन एरोमेटिक होता है, ठीक है ना। ये नॉन एरोमेटिक होने का कारण क्या है? देखो अगर आप इसको ओपन चेन में रखोगे, हमने अंदर फोल्ड करके रखा है, ठीक है। ये फोल्डिंग को बाहर करो, आप ऐसे ऐसे पलट के ऐसे बाहर करो, तो हाइड्रोजन हर एक कार्बन पे क्या होगा? वो बाहर की तरफ आ रहा था, इसको बाहर फोल्ड करके जब हमने अंदर किया तो हाइड्रोजन अंदर की तरफ आ जाता है, और ये भी फोल्ड होकर अंदर की तरफ हाइड्रोजन आया, तो हाइड्रोजन का रिपल्सन होता है। मतलब इतना छोटा एटम जिसको हम कहीं कंसीडर नहीं करते हैं स्टेरिक में, उसका रिपल्सन होता है क्योंकि वो दोनों ही एक ही पोजीशन पे आके कोइंसाइड करते हैं, ठीक है ना। सो दैट्स वाई कि ये मॉलिक्यूल पूरी तरह से प्लेनार नहीं हो पाता है। अगर ये बाहर रहेगा, बाहर की तरफ रहेगा, इसको ओपन रखोगे तो यार ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है। जैसे आप एक पेज लो, सिंगल पेज, और उसको होल्ड करने की कोशिश करो तो वो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आपका नॉन प्लेनार हो जाएगा। तो अगर ये पूरा ओपन फॉर्म में रहेगा तो नॉन प्लेनार रहेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट जब होता है तो उस केस में हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्सन की वजह से ये क्या नहीं हो पाता है, प्लेनार नहीं हो पाता है। सो दिस मॉलिक्यूल इज नॉन एरोमेटिक, याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। चलिए अब बताओ यार इनमें कौन कौन सा मॉलिक्यूल है जो एरोमेटिक होगा? तो इसमें देखो एक कार्बन ये है जो sp3 है, sp3 कार्बन है, इसका मतलब आपका नॉन प्लेनार होगा। इसमें देखो ये क्वासी एरोमेटिक है, 2 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, एरोमेटिक होगा। बेंजीन बेल नॉन एरोमेटिक होता है, यहाँ प्लस चार्ज है, ये एंटी एरोमेटिक होगा, ठीक है ना, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी एंड सी। तो एरोमेटिसिटी के भी आपको 2-3 क्वेश्चन और भी देखने को मिलेंगे। हमने लास्ट ईयर के क्वेश्चन जो उठाए हैं 3-4 साल के, उनमें आपके लगभग आप ये मान के चलिए कि हर साल आपके जैसे अगर 8 पेपर हो रहे हैं तो उस 8 पेपर में से आप ये मान के चलिए कि 2 से 3 पेपर में आपको एक क्वेश्चन मिल जाना है। अब आपकी किस्मत है कि कौन सा क्वेश्चन पेपर किसको मिलता है। 2 क्वेश्चन तो आप मान के चलिए कि 2 क्वेश्चन तो मिलने ही मिलने हैं किसी ना किसी 2 पेपर में, ठीक है ना। चलिए देखो अगला क्वेश्चन जो है ना, ये
सेपरेशन टेक्निक से है, और वो भी किसका है, क्रोमेटोग्राफी का। सो पूछा है इन क्रोमेटोग्राफी टेक्निक द प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, किस चीज पे डिपेंड नहीं करता है प्यूरिफिकेशन। तो पहले थोड़ा सा ना क्रोमेटोग्राफी समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है, कि व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी एक्चुअल। तो जैसे क्रोमेटोग्राफी पहली बात तो हम यूज कहाँ पे करते हैं, तो जब आपको बहुत ज़्यादा प्योरिटी, एक्स्ट्रा प्योरिटी, मतलब 100% प्योर कंपोनेंट चाहिए होते हैं, उस केस में हमारा एक क्रोमेटोग्राफी वर्क करता है। और बहुत लार्ज स्केल पे सेपरेशन नहीं होता है, स्मॉल स्केल पे लेबोरेटरीज में करते हैं। जैसे लैब में जो कोई कंपाउंड सिंथेसाइज कर रहे हैं, उसमें इम्प्योरिटीज़ हैं तो उनको प्योर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिंथेसिस 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम इतनी होती है। ऐसा नहीं है कि हम फैक्ट्री में जाके क्रोमेटोग्राफी कर रहे हैं उससे प्रोसेस करेंगे, तो वहाँ पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। पॉसिबिलिटी जो होती है वो लैब वगैरह में ही हम लोग क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। और इसमें क्या होता है, जैसे एक देयर इज वन टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी विच इज कॉल्ड पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी, इसको समझ लीजिए, आपको सारी समझ में आ जाएगा, मतलब जो अदर क्रोमेटोग्राफी होती है वो भी समझ में आ जाएगी। इसमें क्या होता है, एक हम पेपर लेते हैं, ठीक है, पार्चमेंट पेपर होता है, और इस पेपर पे क्या करते हैं, जैसे मान लो कि इसको यहाँ पे हमने 1 या 2 सेंटीमीटर ऊपर हम एक क्या करते हैं, पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। और जो आपका मिक्सचर होता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, जिनको हमें सेपरेट करना होता है, उसको पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, ड्रॉपर से उसको लेके यहाँ पे 1-2 ड्रॉप डाल देते हैं, जितना हमें सेपरेट करना है इस पेपर पे हमने यहाँ पर डाल दिया। दिस इज कॉल्ड लोडिंग। हमने कंपाउंड की क्या कर दी है, लोडिंग कर दी है, ठीक है। फिर इस पेपर को हम रखते हैं किसमें, एक जार में। उस जार में सॉल्वेंट पहले से भरा होता है, कोई दूसरा जो भी है व्हाटएवर, कोई एक सॉल्वेंट फिल करते हैं हम, इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। और इस सॉल्वेंट की जो हाइट होगी ना, आपने जो लोडिंग की है उस जस्ट लोडिंग से नीचे रहनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर आप लोडिंग इसको डुबा दोगे तो वो जो कंपोनेंट है वो किस में चला जाएगा, आपका बताओ, इस सॉल्वेंट में चला जाएगा, बोलो यार। यस सर। तो अब क्या होता है, अब आप जानते हैं कि कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस की वजह से ये सॉल्वेंट पेपर में कैपिलरी ट्यूब्स के थ्रू क्या होगा, ऊपर बढ़ेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। Yes, sir. नाउ Yes, sir. जब ये सॉल्वेंट ऊपर जाएगा, जैसे ही ये कंपोनेंट जहां पे प्रेजेंट हैं उनको करेगा डिजॉल्व, ये नीचे नहीं आएगा, उस जो सॉल्वेंट आपका इस पेपर के थ्रू चल रहा है उस सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। अब देखो यार, हर कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में हमेशा अलग अलग आती है, भले ही बहुत थोड़ा सा डिफरेंस हो, लेकिन सॉल्युबिलिटी डिफरेंट आएगी ही आएगी। तो आप यूं कहो कि उस सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में जितने कंपाउंड आपके ए बी सी 3 कंपाउंड हैं, ए प्लस बी प्लस सी 3 कंपाउंड हैं, तो तीनों की जो सॉल्युबिलिटी है, या हम कहें सॉल्वेंट के साथ जो इंटरेक्शन है, वो अलग अलग आएगा। अब सॉल्वेंट ऊपर जा रहा है, अब आप बताओ जिस सॉल्यूट का, या हम कहें जिस कंपाउंड का सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा होगा वो ऊपर जाएगा, या मतलब कौन फास्ट मूव करेगा, सॉल्वेंट के साथ तेजी से ऊपर कौन जाएगा, जिसका सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन क्या हो, ज्यादा हो, Yes, sir. वो उसको क्या करेगा, ऊपर खींच के लेके जाएगा साथ में। तो अलग अलग मोबिलिटी, मतलब सॉल्वेंट, ये जो सॉल्यूट या कंपोनेंट हैं आपके, इनके मूव करने की जो टेंडेंसी होती है वो सॉल्वेंट के साथ अलग अलग होती है, क्योंकि सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन अलग होगा। जिसका इंटरेक्शन ज़्यादा होगा इस सॉल्वेंट के साथ वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगा, जिसका कम होगा वो स्लो मूव करेगा। तो कुछ दूरी के बाद आप देखोगे जैसे जैसे ऊपर जाएगा धीरे धीरे सेपरेट होना चालू हो जाएगा। यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंस दिखने लग जाएगा, फिर थोड़ा और दिखने लगा, ऊपर जाके आपको क्लियरली अलग अलग उसमें क्या मिल जाएंगे, अलग अलग हाइट पे जो है सॉल्वेंट आपके सॉल्यूट जो है मिल जाएंगे। हम पेपर को कट कर लेते हैं और पर्टिकुलर सॉल्वेंट डिसॉल्व करके सेपरेट कर लेते हैं। तो दिस इज द क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। ये पेपर क्रोमेटोग्राफी है क्योंकि हमने इसमें क्या यूज किया है, पेपर यूज किया है। एक और होती है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में क्या करते हैं, हम इसमें सिलिका जेल वगैरह फिल करते हैं, सिलिका जेल या एल्यूमिना जेल भरते हैं। सिलिका जेल क्या होता है रोहन, व्हाट इज सिलिका जेल?
बताओ यार, सिलिका जेल क्या होता है? आपने वो सिलिका की गोलियां देखी हैं? सब कोलॉइड। सिलिका की गोलियां देखी जो नए बैग या कपड़े खरीदते, जूते वगैरह खरीदते हैं तो उनमें वो नहीं आती सिलिका की टेबलेट्स पड़ी होती हैं थोड़ी छोटी सी, उसी का पाउडर फॉर्म जो होता है वो सिलिका जेल कहलाता है। SiO2 फॉर्मुला इज SiO2, वही सिलिका है, प्योर सिलिका, उसका पाउडर फॉर्म। या एल्यूमिना Al2O3 एल्यूमिना जेल होता है, उनको हम यहाँ पे फिल करते हैं। और यहाँ पे क्या फिल कर, यहाँ पे हमने वो कंपाउंड जिसको सेपरेट करना है मिक्सचर को यहाँ रख देते हैं ऊपर, यहाँ पूरा सिलिका जेल को पैक कर देते हैं। फिर ऊपर से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्वेंट ऐड करते हैं, ठीक है ना। और ये नीचे यहाँ पे हम बीकर लगा देते हैं, सॉल्वेंट डालते जाते हैं, उस सॉल्वेंट के साथ हमारा एक जो कंपाउंड है वो फ्लो करता है। और अगेन वही मेथड वही है कि जिस कंपोनेंट का सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा होगा वो तेजी से मूव करेगा, जिसका कम होगा वो स्लो मूव करेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कंपोनेंट को सेपरेट कर लेते हैं, कुछ हाइट पे जाके दो तीन अलग अलग उस में आ जाते हैं, तो जैसे ही आए तो उनको अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। तो दिस इज द क्रोमेटोग्राफी। अब देखिएगा इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, मतलब सेपरेशन किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है। पहली बात, सॉल्वेंट को हम लोग मोबाइल फेज बोलते हैं क्योंकि वो मूव करता है। और जो यहाँ पे जैसे सिलिका जेल के पार्टिकल आपने फिक्स कर रखे हैं तो ये स्टेशनरी फेज होती है जो यहाँ पे फिक्स रहती है। तो अफेक्शन आपका मोबाइल फेज का सॉल्वेंट के साथ कितना बढ़िया है इस बात पर डिपेंड करेगा बिल्कुल। मतलब मोबाइल फेज की मोबिलिटी पे या फ्लो पे डिपेंड करता है। दूसरा, आपका कॉलम की लेंथ पे भी डिपेंड करेगा। मान लो आपने छोटा सा कॉलम ले लिया, जब तक वो सेपरेट ही नहीं हुआ, ये भी तो पॉसिबिलिटी है क्योंकि धीरे धीरे जाएगा, धीरे धीरे सेपरेट होगा ना। जब आपने अगर छोटा सा कॉलम लिया, पता चला वो अभी सेपरेट ही नहीं हुआ पूरी तरह से, अगर कॉलम छोटा ले लोगे तो भी दिक्कत हो सकती है। तो आपको कॉलम जो होता है एक प्रॉपर हाइट का लेना होता है, पेपर जो होता है एक प्रॉपर लेंथ का लेना होता है, तभी सेपरेशन होता है। हाँ, अगर डिपेंड नहीं करता है तो वो इस चीज़ पे कि आपके कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। कंपोनेंट जिस भी फिजिकल स्टेट में होगा वो उस स्टेट में चेंज हो जाएगा, वो सेपरेट हो जाएगा, उससे कोई मतलब ही नहीं है। मतलब होता है इस मोबाइल फेज यानी सॉल्वेंट के मोबाइल फेज के साथ इंटरेक्शन की, स्टेशनरी फेज के बारे में, और जो कॉलम की हाइट है इन चीज़ों पे हमारा सेपरेशन डिपेंड करता है। आपका जो कंपोनेंट है जिसको हम सेपरेट कर रहे हैं उसकी फिजिकल स्टेट से क्या मतलब है, इसके इंटरेक्शन से मतलब है कि वो सॉल्वेंट यानी मोबाइल फेज के साथ कितना बढ़िया इंटरेक्टेड है और स्टेशनरी फेज के साथ कितना बढ़िया तरीके से इंटरेक्टेड है। इस बात पे तो डिपेंड करता है, लेकिन इसकी फिजिकल स्टेट क्या है इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पे देखो अब क्वेश्चन में क्या है कि द प्यूरिफिकेशन कंपाउंड इज इंडिपेंडेंट, प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, मोबिलिटी और फ्लो ऑफ सॉल्वेंट सिस्टम डिपेंड करता है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ द कंपाउंड, भाई कंपाउंड जितना ज़्यादा सॉल्युबल होगा सॉल्वेंट में उतना तेजी से मूव करेगा वो सॉल्वेंट के साथ, तो इस बात पर डिपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा। लेंथ ऑफ द कॉलम, कॉलम अगर छोटा ले लोगे, पता चला सेपरेट ही नहीं हुआ, आपने उनको हटा लिया तो फिर मिक्सर ही मिलेगा आपको, तो लेंथ पे डिपेंड करता है। फिजिकल स्टेट ऑफ द प्योर कंपाउंड, इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है। हाँ, कंपाउंड की इंटरेक्शन या नेचर पे डिपेंड तो करता है कि कंपाउंड, नेचर का मतलब उसका सॉल्वेंट के साथ, मोबाइल फेज के साथ और स्टेशनरी फेज के साथ इंटरेक्शन क्या होगा, इस बात पे तो डिपेंड करता है, लेकिन उसकी फिजिकल स्टेट क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। समझ में आया क्या पॉइंट, बताओ यार। ठीक है ना। तो ये है आपका क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। देखो यार, ये क्वेश्चन क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन इससे पहले कभी आया नहीं है, बट अभी रिसेंटली 2021 में पूछा गया है। तो आपका 11th का जो पार्ट है सेपरेशन टेक्निक्स, उसमें गिवन रहता है, थोड़ा आप चाहें तो वहाँ पे देख सकते हैं, अदरवाइज इतना सफिशिएंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अगेन एरोमेटिक कंपाउंड, फिर से आपका एरोमेटिक कंपाउंड ही है। देखो 2021 में ही 2 पेपर में आया है, दूसरा पेपर का क्वेश्चन है ये। तो इसमें एरोमेटिक कंपाउंड बताओ कौन सा होगा, फर्स्ट वाला है बिल्कुल। सेकंड में देखो ये कार्बन sp3 है, नहीं होगा। ये कार्बन sp3 है, नहीं होगा। ये कार्बन sp3 है, नहीं होगा। तो आपका ये तीनों कैसे हैं बताओ, ये तीनों कैसे हैं, नॉन एरोमेटिक, ठीक है ना। और पहला वाला एरोमेटिक है। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास, मेसिटाइल ऑक्साइड इज कॉमन नेम ऑफ, यार ये जो मेसिटाइल ऑक्साइड का क्वेश्चन आया है ये बेसिकली आपका
आपको स्ट्रक्चर पहले से पता होनी चाहिए। अब पॉइंट इसकी किस्मत है, किसके में आ जाए किसके में ना आए। हाँ, अगर आपको याद हो, जिनको मैंने पढ़ाया है, हम एक चीज़ हमेशा स्टार्टिंग से कहते आ रहे हैं, आज पूरा एग्ज़ाम के पास आ गए हैं। हर्ष याद है, IUPAC नॉमेनक्लेचर में 107 कॉमन नेम हमने दे रखे हैं। Yes, sir. हम बार बार बोलते हैं उनको याद कर लो बेटा, याद कर लो। देखो ऐसे पूछ ले जाते हैं कहीं कहीं पे, ठीक है ना। तो वही है, आपको कॉमन नेम पता होना चाहिए। दिस इज द स्ट्रक्चर, जिसका नाम मेसिटाइल ऑक्साइड होता है, और इसका IUPAC नेम आप देख लो क्या आएगा, बताओ कैसे लिखोगे। 1 2 3 4 5। सो दिस इज 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन, आंसर इज 4th। तो ये टोटल आपको याद करने वाला है। अच्छा देखो, अभी आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया होगा, बायोमॉलिक्यूल वगैरह पढ़ लिया होगा, मे बी जिन्होंने पढ़ा है बायोमॉलिक्यूल कवर कर लिया ना। Yes. और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से डायरेक्ट क्वेश्चन आने लगे हैं। इससे पहले देखो 2020 से पहले, 20 और क्या 18-19 से पहले क्वेश्चन नहीं आते थे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से। अब वो उनकी स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछने लग गए। जैसे अभी आगे हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे, क्योंकि रिलेशन उनका GOC से है, जिसमें वो आपके कायरल सेंटर वगैरह पूछ लेते हैं, या फिर आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेते हैं। ये क्वेश्चन इसमें हमने डाले हैं। फिलहाल वो स्टीरियो के भी क्वेश्चन हैं, बट हमने यहाँ पर डाले हैं, देखिएगा। इसलिए डाले हैं कि पहले लेक्चर में हमने आपको डालने का इसलिए कोशिश की है, ताकि आपको ये पता रहे कि हमें केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पढ़ना है, वहाँ पे मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर भी हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए हमने पहली क्लास में इनको ले लिया। देखिए अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। करेक्ट पेयर ऑफ एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल्स। एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल डिफाइन करो, क्या होते हैं, व्हाट आर एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल। तो दो जगह से अटैक कर सकती है, मतलब जिसके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोनर एटम होते हैं, ठीक है ना। इन डिफरेंट मॉलिक्यूल या डिफरेंट रिएक्शन में वो अलग अलग डोनर एटम से अटैक करता है। एक एट अ टाइम केवल एक इलेक्ट्रॉन पेयर ही डोनेट करेगा, लेकिन अलग अलग डोनर साइट्स होंगी। जैसे साइनाइड है आपके पास, या तो साइनाइड में आपका हाँ C∧N लॉन पेयर है और नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे। तो देखो कार्बन भी डोनर एटम हो सकता है और नाइट्रोजन भी डोनर एटम हो सकता है। जब कार्बन एज ए डोनर एटम होता है तो ये साइनाइड होता है, KCN को ब्रेक करोगे तो क्या आएगा, CN-K+ बनेगा। और AgCN का अटैक कराओगे तो ये नाइट्रोजन एज ए डोनर एटम होता है। कारण क्या होता है, जैसे देखो जब KCN है, चूंकि आयनिक कंपाउंड है, जैसे आप पानी में इसको घोलोगे तो ये K++ CN- में कन्वर्ट हो जाएगा। CN- मतलब दिस स्ट्रक्चर। अब देखो इस दोनों में अगर ये फ्री फॉर्म में है तो इसमें डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा किसके पास है, कार्बन के पास है नाइट्रोजन के पास। कार्बन ऑब्वियसली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा। तो अगर फ्री फॉर्म में है CN- तो हमेशा कार्बन ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। नाइट्रोजन कब डोनेट करता है, जैसे आपके पास AgCN है, तो यार AgCN में क्या होता है, यहाँ पे सिल्वर और कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन पेयर तो बचा नहीं। अब मजबूरी है किसका अटैक कराना पड़ेगा आपको, नाइट्रोजन का ही अटैक कराना पड़ेगा। बोलो आपको याद हो जो हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ी थी, उसमें भी इन दोनों एग्जांपल्स को लेते हैं। जब हम एल्काइल हाइड्राइड की रिएक्शन कराते हैं KCN से तो साइनाइड बनते हैं, और जब हम AgCN से कराते हैं तो आइसोसाइनाइड फॉर्मेशन होते हैं। यस चलिए इसके बाद देखो तो A ऑप्शन हो जाएगा आपका एक। तो इसके बाद क्या है आपके पास RCOO माइनस Ag+ और RCOO माइनस K+। इसमें Ag+K+ जो है वो ना तो आपके इलेक्ट्रोफाइल है न्यूक्लियोफाइल है। RCOO माइनस इज अ न्यूक्लियोफाइल, तो दोनों ही केस में आपका ऑक्सीजन ही डोनर एटम होगा, चूंकि ये दोनों बराबर एक जैसे ऑक्सीजन होते हैं। यहां से यहां शिफ्ट करेगा तो RCO माइनस, सॉरी क्या आएगा बताइए, RCO माइनस डबल बॉन्ड O। बेसिकली ये आइडेंटिकल है, तो आपका चाहे ये ऑक्सीजन डोनेट करे चाहे ये करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही माना जाता है। बिकॉज वी नो दैट कि इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पार्शियल नेगेटिव चार्ज दोनों पे सेपरेट करता है, मूव करता है। तो अगर सिमिलर एटम है तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। डिफरेंट एटम होते हैं तभी ये बात आती है। इसके बाद देखो सिमिलर केस AgNO2 और KNO2 के साथ होता है, जैसे यहाँ पे हो रहा है KCN और AgCN में।
सिमिलर केस यहाँ पे आता है। बताओ जब AgNO2 यूज करोगे तो कौन सा बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, नाइट्रोजन के साथ बनेगा या ऑक्सीजन के साथ बनेगा? ऑक्सीजन। फिर से बताओ, अगर हम AgNO2 की रिएक्शन कराएंगे तो नाइट्रोजन के साथ बनेगा या ऑक्सीजन के साथ बनेगा? KNO2 नाइट्रोजन से KNO2 के साथ ऑक्सीजन मारेगा, उसमें से नाइट्रोजन। हाँ भाई, कंसेप्ट ये देखो आपके सामने लिखा हुआ है, हमने कंसेप्ट आपको दिखाया है कि अगर आपके पास KCN है, चूंकि KCN एक आयनिक कंपाउंड है, सो साइनाइड माइनस बनेगा तो कार्बन अटैक करेगा। ऐसे ही यार अगर आपका KNO2 को डिजोल्व करोगे तो K प्लस बनेगा और NO2 माइनस बनेगा। NO2 माइनस में क्या होता है, N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस होता है ना। तो अब यहां पे बताओ कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ज्यादा टेंडेंसी किसके पास है, ऑक्सीजन की या नाइट्रोजन की? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी किसके पास ज्यादा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। क्यों? ऑक्सीजन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन क्यों? सर नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज भी तो देखो यार, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, मरा जा रहा है नेगेटिव चार्ज की वजह से, तो वो चाहेगा कि पहले इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे ताकि न्यूट्रल हो जाए। हर स्पीसीज चाहती है कि चार्ज ना हो उसके पास, कम से कम चार्ज हो। तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बाद की बात है, पहले ये तो देखो कि नेगेटिव चार्ज किसके पास है, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, दिख रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो यही अटैक करेगा। जब आप बात करोगे AgNO2 की, तो AgNO2 में यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड होगा, और जब कोवेलेंट बॉन्ड आएगा तो देखो अब ऐसा कोई वो नहीं है कि इसके पास चार्ज है ऑक्सीजन के पास, अब आप सब न्यूट्रल हैं, सब बराबर हैं। अब आप देखो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है, नाइट्रोजन की। तो अब यहां पर नाइट्रोजन अटैक करेगा तो नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा, इसमें ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा और इसमें कौन बनाएगा, नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो अगर आप AgO की सर आयनिक इंटरेक्शन नहीं होती किसमें, AgO के बीच में आयनिक नहीं, कोवेलेंट जो होते हैं वो डोमिनेंसी में आते हैं, ठीक है ना, कोवेलेंट। दैट्स वाई कि यहाँ कोवेलेंट डोमिनेंट में है तो वो आयनिक फॉर्म में जनरेट ही नहीं हो पा रहा ना, ठीक है ना। और ये प्रूफ है कहाँ पे, जब आप एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराओगे, आपको पता है अगर आप इससे रिएक्शन कराओगे तो कौन बनता है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, और अगर AgCl की रिएक्शन RCl की रिएक्शन AgNO2 से कराते हो तो नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनता है, यहाँ नाइट्रो बनता है, यहाँ पे नाइट्राइल फॉर्मेशन होता है। तो ये प्रूफ है ना कि भाई यहाँ पे आपका ये अटैक कर रहा है, वहां पे ये अटैक कर रहा है, समझे? यस सर। ठीक, तो इसमें आपका ये भी आ जाएगा, A भी है और C भी है। AgI और KI में क्या है, I- दोनों में बनेगा, कोई डिफरेंट नहीं है। इसके बाद ऐसे इसमें हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा बताओ, A एंड C, थर्ड आंसर हो जाएगा, थर्ड विल बी द आंसर। देन इसके बाद नेक्स्ट देखिए, सिंपल क्वेश्चन है आपका GOC2 वाला पार्ट का, इंटरमीडिएट से रिलेटेड है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन A एंड B। आपके पास एल्कीन है 4 कार्बन की, ब्यूट 1 ईन है, हमने HBr का अटैक कराया, आप जानते हैं पहले H+ अटैक करेगा बिकॉज ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, और इंटरमीडिएट बनेगा कार्बोकैटायन। अब उन्होंने कहा कि अगर मान लो H+ यहाँ अटैक करे, यहाँ अटैक करे, तो देखो अगर मान लो आपका इस पर अटैक करता है तो यहाँ 1 डिग्री कैटायन बन रहा है, टर्मिनल वाले पर अटैक करता है तो यहाँ पे 2 डिग्री कैटायन बन रहा है। कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री। कारण रीजन क्या देते हैं हम स्टेबिलिटी का, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड प्लस आई, ठीक है। यहाँ ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन है, 5 हाइड्रोजन है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है, ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। तो जिस प्रोडक्ट की ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, अगर स्टार्टिंग मटेरियल आपके सेम है और 2 डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहे हैं, जिसमें प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल बन रहा होगा, रिएक्शन का रेट उधर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम कहेंगे कि बी का फॉर्मेशन रेट क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि बी इज मोर स्टेबल वन। ए का फॉर्मेशन रेट स्लो होगा। तो अब देख लो इसमें चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पहला है कार्बोकैटायन बी इज मोर स्टेबल एंड फॉर्म्ड रिलेटिवली एट फास्टेस्ट रेट, बी आंसर इज करेक्ट, फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। दूसरा है कार्बोकैटायन ए इज मोर स्टेबल, गलत हो गया यहीं पे, कैटायन इज मोर स्टेबल स्लो रेट से बनेगा, गलत हो गया। कार्बोकैटायन ए इज मोर स्टेबल फास्ट रेट से बनेगा, गलत हो गया। पहला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बताओ, करेक्ट हो जाएगा। तो जब आप स्टेबिलिटी की बात करेंगे, देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा, हमने आपको बताया था कि जैसे जीओसी में कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछता है, तो उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा ना कि 1 डिग्री और 2 डिग्री में कौन ज्यादा स्टेबल है, उन्होंने उसे स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है ना। तो आपको सही कारण पता होना चाहिए, कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम है, कैसे भी तरीके से क्वेश्चन आए हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके,
इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, इसमें एक दो पार्ट ऐसे हैं जो इन्फॉर्मेशन बेस्ड है आगे के, ठीक है। देखो मैच करना है आपको, लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 को मैच करना है। पहला एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बताओ यार एल्कोहलिक KOH कहाँ यूज करते हो आप? बीटा एलिमिनेशन में, ठीक है ना। जब आप बीटा एलिमिनेशन कराते हो तो एल्कोहलिक KOH का यूज करते हो, एलिमिनेशन एल्कीन प्रोडक्ट बनता है। Pb प्लस BaSO4 लिंडलार्ड कैटलिस्ट है, पार्शियल रिडक्शन। अगर हमें एल्काइन का पार्शियल रिडक्शन करना होता है तो हम लिंडलार्ड कैटलिस्ट का यूज करते हैं। अब दूसरा है BHC एंड पॉलीएसिटाइलिन। इसमें दो आपके ऑप्शन हैं। पहला इलेक्ट्रोड्स इन बैटरी ऑब्टेन बाय एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन पॉलीएसिटाइलिन। थोड़ा ध्यान से सोचने की कोशिश करिएगा। देखो जब आप बेंजीन की रिएक्शन कराते हो क्लोरीन से इन सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, तो जो प्रोडक्ट होता है विच इज कॉल्ड व्हाट? गैमेक्सीन। हाँ गैमेक्सीन है, वही BHC बोलते हैं इसको। तो ये भी एडिशन प्रोडक्ट है। और जब आप पॉलीएसिटाइलिन बनाओगे तो पॉलीएसिटाइलिन भी आपका क्या होगा? एडिशन प्रोडक्ट ही होगा। दो एसिटाइलिन यहाँ पे आपका अटैक करेगा H ट्रिपल बॉन्ड CH, तो पाई बॉन्ड अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड अगले एसिटाइलिन पर अटैक करेगा, तो कुछ डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड, इस तरह से आपका क्या होगा? पॉलीएसिटाइलिन फॉर्मेशन होगा। यहाँ का एक पाई बॉन्ड टूटेगा, इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बनेगा, ये टूटेगा अगला तो यहाँ दोनों के बीच में बनेगा, इस तरह से ये क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। तो दोनों ही एडिशन के प्रोडक्ट हैं, ठीक है ना। बोथ आर एडिशन प्रोडक्ट। यहाँ पे भी एडिशन हो रहा है, यहाँ पे भी एडिशन हो रहा है। अब बात यह है कि इलेक्ट्रोड्स इन बैटरी किसको यूज करोगे? बताओ इन दोनों में किसको हम एज इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हैं? पॉलीएसिटाइलिन। कारण बताओ। एसिडिक हाइड्रोजन। एसिटिक हाइड्रोजन नहीं भाई। अगर इलेक्ट्रोड की तरह अच्छा बताओ, ग्रेफाइट एज ए इलेक्ट्रोड वर्क करता है। क्यों करता है ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड की तरह वर्क? क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के कॉन्जुगेशन होता है जिससे कि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है उसमें। तो यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन है, देखो पाई सिग्मा पाई, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकते हैं। Yes, sir. तो जहां इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे उसको हम क्या कर सकते हैं? एज इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हैं। तो इसको हम एज इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हैं। तो अब आप देखो क्या करोगे, पॉलीएसिटाइलिन को एज इलेक्ट्रोड यूज कराओगे और आपका BHC को क्या यूज करोगे बताओ? ऑब्टेन बाय एडिशन रिएक्शन। सो देख लो आंसर क्या हो जाएगा आपका इसके अकॉर्डिंग। फर्स्ट का फोर्थ है, सॉरी फर्स्ट का थर्ड है, फर्स्ट का A का थर्ड है, दो वाले ऑप्शन में है, सेकंड और थर्ड। और B का कौन सा है? फोर्थ है। B का फोर्थ है, यानी सेकंड इज द आंसर। समझ में आया क्या? बताओ यार। Yes, sir. वैसे इन दोनों के बेसिस पे आंसर आ जाता आपका, आगे आपको उतना ज़्यादा सोचने, क्योंकि B का फर्स्ट तो नहीं है हमें पता है, B का तो फोर्थ ही है। अगर ये दो ऑप्शन तो आगे, बट इनमें भी हमें थोड़ा सा सही जजमेंट लेना है। ओके, द नेक्स्ट देखिए, कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O कैन शो। ये क्या शो कर सकता है? तो पहले मॉलिक्यूल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालो। C3H6O, इसका DU कितना होगा? 1 आएगा। कैसे पता चला? देखो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन की अगर सैचुरेटेड है, फुली सैचुरेटेड, तो इसके रिस्पेक्ट में 8 हाइड्रोजन होते, ठीक है। 3 कार्बन के साथ कितने? 8 हाइड्रोजन होते हैं अगर फुली सैचुरेटेड है तो। चूंकि 6 ही है, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन कम है, तो आपका 1 DU हो गया। एक DU है तो या तो एक रिंग होगी या पाई बॉन्ड होगा। तो अगर मान लो आपके पास रिंग है, तो रिंग होगी तो रिंग में यही बनेगा। यस सर। सो अगर चेन होगी तो आगे की तो मान लो रिंग है तो ये बन सकता है, और साथ में ये भी तो पॉसिबिलिटी है, या तो ये बनेगा यही बनेगा। यस सर। ठीक है। तो दूसरा, अगर हमारा किस रिंग नहीं है, पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड में क्या आएगा बताओ? आपके पास हाँ एल्डिहाइड आ सकता है और COCH3 हो जाएगा, और CH3 CH2 और COH। एल्डिहाइड कीटोन भी हो सकता है। तो ये देखो, अल्कोहल ईथर आ सकता है, एल्डिहाइड कीटोन आ सकता है। मतलब ये क्या करेगा? फंक्शनल आइसोमर शो करेगा।
बोलो यार। Yes, sir. ये फंक्शनल बिहेवियर ही शो कर सकता है, जैसे पोजीशन आइसोमर पॉसिबल ही नहीं है। सर मेटामेरिज्म, कहाँ मेटामेरिज्म हो रही है? सर उसमें से वो चेन में आ गया तो ऑक्सीजन यहाँ पे। तो अब डिफरेंट Yes, ग्रुप sir. कैसे करोगे? डिफरेंट ग्रुप कैसे आएंगे? एल्काइल ग्रुप को अलग अलग। चेन में आ गया ना सर। हाँ, तो मेन चेन में काउंट कर लिया ना उसको। ये एल्डिहाइड और कीटोन वाला है। ये जो क्वेश्चन है ना, अगर आपको उसको इतना डीप सोचने की कोशिश करोगे तो अब इसमें और क्या पॉसिबल हो सकता है बताओ? ठीक है, इसके अलावा कोई स्ट्रक्चर बन सकती है उसके बेसिस पे देखो। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, दोनों एग्जैक्टली वही ना, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं कि देखो फंक्शनल तो आएगा, फिक्स है। यस इसके अलावा और कोई फंक्शनल के साथ कोई और होता तो हम इसके बारे में सोच सकते थे, बट ऐसा कुछ है ही नहीं, तो हम उसके बारे में नहीं बात करेंगे। चलिए अगला देखो, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो हैं आपके पास, एक इथेनॉल है और दूसरा आपके पास AgCN है। बोथ कैन जनरेट न्यूक्लियोफाइल, बिल्कुल सही बात है। एल्कोहल्स जो होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, और ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे काम आते हैं बताओ यार? किस टाइप की रिएक्शन में काम आते हैं? SN1 में या SN2 में? SN1 वीक न्यूक्लियोफाइल है। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं Yes, sir. वो SN1 रिएक्शन में काम आते हैं, और जो एनायनिक न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो SN2 में काम आते हैं। और AgCN जो है, AgCN की तो बात हमने अभी भी की है कि ये साइनाइड जो है नाइट्रोजन एज अ लोन पेयर इसका अटैक करेगा, आइसोसाइनाइड फॉर्मेशन होंगी। ठीक है, तो ये भी आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, ये भी करता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरे में देखो क्या लिखा है स्टेटमेंट 2 में, KCN एंड AgCN बोथ विल जनरेट नाइट्राइल न्यूक्लियोफाइल विथ ऑल रिएक्शन। ये गलत हो गया, ठीक है ना? एक नाइट्राइल और एक आइसोनाइट्राइल जनरेट होगा। KCN नाइट्राइल जनरेट करेगा, ये आइसोनाइट्राइल जनरेट करेगा। मतलब सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। सो पहला ही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन देखिए एरोमेटिसिटी से आ गया। ये आपका भी 21 वाले ही सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, 3 आ गए आपके। 3 क्वेश्चन आने का क्या मतलब बताओ? अभी हो सकता है एक आध और क्वेश्चन आ जाए। हमने आपको पहले बोला था कि 8 पेपर अगर बन रहे हैं तो उनमें से एक क्वेश्चन तो 8 पेपर में से 2 तो मान लो कि फिक्स है ही कि आने ही आने हैं। एरोमेटिसिटी का एक ना कहीं 2 पेपर में क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा। 3 में मिल जाए, देखने को आपको मिल ही गया लास्ट ईयर का ही। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉन एरोमेटिक? बताओ इसमें से नॉन एरोमेटिक कौन सा होगा? सेकंड विल बी अ नॉन एरोमेटिक, क्योंकि ये वाला कार्बन क्या है आपका? sp3 है। देखो ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन में जब किसी एक ही एटम पे 2 लोन पेयर होते हैं तो एक लोन पेयर ही कॉन्जुगेशन में जाता है एट अ टाइम। तो एट अ टाइम एक लोन पेयर जाएगा तो लोन पेयर सिग्मा पाई यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक हो गया। इसमें sp3 कार्बन है ये, तो अगर साइकिल में sp3 है तो आपका क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। ये वाला आपका एरोमेटिक, थर्ड वाला क्या होगा बताओ? थर्ड इज ऑल्सो एरोमेटिक, क्योंकि इसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, प्लस चार्ज। देखो पाई बॉन्ड यहाँ मूव करेगा तो प्लस चार्ज यहाँ आएगा, फिर पाई बॉन्ड वहाँ से यहाँ मूव करेगा तो प्लस चार्ज के साथ पाई बॉन्ड क्या करते जाएंगे? मूव करते जाएंगे। और ये आपका क्या है बताओ? एंथ्रासीन मॉलिक्यूल है, एरोमेटिक होता है। Aromatic. ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है। ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों न्यूट्रल नहीं देगा? नहीं, दोनों नहीं जाएंगे, एट अ टाइम एक ही जाएगा। आप ये बताओ, ऐसे देखो कि जैसे मान लो ये प्लेनार मॉलिक्यूल है आपका, ठीक है ना? ये स्क्रीन के प्लेन में ही है। ये अगर मान लो स्क्रीन के प्लेन में है तो यहाँ पे जो p ऑर्बिटल होंगे इसके स्क्रीन के परपेंडिकुलर में आएंगे, तो इसका एक ही ऑर्बिटल तो स्क्रीन के परपेंडिकुलर होगा। यस सर, दूसरा हाँ, एक लोन पेयर वाला होगा तो जो परपेंडिकुलर प्लेन में आएगा वही डिलोकलाइज करेगा। मतलब जो सारे ऑर्बिटल पैरेलल होंगे उन्हीं में डिलोकलाइजेशन होंगे। और आप जानते हैं कि एक ही एटम पे 2 ऑर्बिटल कभी भी क्या नहीं हो सकते हैं? सेम प्लेन में नहीं हो सकते, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो आपका एट अ टाइम एक ही और लोन पेयर जो होगा वो क्या होगा? कॉन्जुगेशन में जाएगा। तो सेकंड आंसर हो जाएगा जो कि आपका नॉन एरोमेटिक है। बाकी 3 जो है वो आपके एरोमेटिक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर। एसिडिक करेक्टर का आपको ऑर्डर लिखना है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हम कैसे डिसाइड करते हैं बताओ? जब भी आपको एसिडिक स्ट्रेंथ डिसाइड करनी है, पहले मॉलिक्यूल से H+ निकालो और बनाओ एनाइन।
उस एनाइन की चेक करो स्टेबिलिटी। जितना ज़्यादा स्टेबल बनेगा हमारा बेस एसिड जो होगा वो उतना ज़्यादा। अब देखो हमने जनरल ऑर्डर लिखाते हैं तो जनरल ऑर्डर में ये बोलते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल्स या और फिनॉल और अल्कोहल। तो अब देखो यहाँ पे आपके पास 3 कार्बोक्सिलिक एसिड हैं और एक फिनॉल है, तो हमें पता है कि भाई ये तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड जो होंगे वो ज़्यादा एसिडिक होंगे फिनॉल से। अब इन तीनों में कंपेयर करना है तो जब आप यहाँ पे H+ निकालोगे तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा बताओ, माइनस चार्ज आएगा। और माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाते हैं, माइनस है। भाई देखो नेगेटिव चार्ज के अगर कहीं पे भी चार्ज है, चार्ज हमेशा अनस्टेबल होता है, ठीक है ना, तो चार्ज को हमेशा हमें कम करना होता है। तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको कम कैसे करोगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके, उससे इलेक्ट्रॉन उससे कम कर लो तो उसका नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। अगर प्लस चार्ज है तो उसको इलेक्ट्रॉन दे के, ताकि प्लस है और इलेक्ट्रॉन दे दो उसको, तो फिर न्यूट्रलाइजेशन की तरफ जाएगा, न्यूट्रल होगा, तो स्टेबिलिटी हमेशा क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ानी है जब H+ निकालोगे, तो जहां जितना ज्यादा स्टेबल एनाइन बनेगा या आप कहो कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उस एसिड की उतनी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर नाइट्रो -M स्टेबिलिटी आप ये कह सकते हैं K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, ठीक है ना, -M एंड -I। तो सेकंड की एसिडिकेशन ज्यादा हो जाएगी। और ये क्या है बताओ, ये तो हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो स्टेबिलिटी कम कर देगा। उससे बढ़िया तो क्या हो जाएगा आपका, बेंजोइक एसिड हो जाएगा। तो आपका सेकंड बढ़िया होगा, उससे कम थर्ड, उससे कम फोर्थ और सबसे घटिया फर्स्ट फिनॉल। दिस इज द ऑर्डर। तो देख लो यार, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट, पहला ही आंसर है आपका। आगे समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट देखिए, अगेन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है और कहा गया है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल क्या होता है, NO2 के साथ आपने OH जोड़ रखा है। और पैरानाइट्रोफिनॉल क्या होता है, NO2 के साथ OH, पैरानाइट्रो हो गया, और मेटा क्या होगा आपका OH, ठीक है। अब देखो क्या है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलेटाइल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और सही स्टेटमेंट है, क्योंकि देखो आपके पास यहां पे अगर हम ऑर्थो पैरा में कंपैरिजन करें तो ऑर्थो पैरा में इन केस ऑफ ऑर्थो मॉलिक्यूल आपके पास इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। देखिए N डबल बॉन्ड O माइनस प्लस और यहाँ H, तो यहाँ पे आपकी ट्रा H बॉन्डिंग होती है। और अगर हम बात करें किसके में, पैरा में, तो पैरा के केस में आपकी हाँ इंटर यानी टर H बॉन्डिंग होगी। दूसरा नाइट्रो मॉलिक्यूल जो होगा यानी दूसरे मॉलिक्यूल का नाइट्रो ग्रुप इस पे क्या करेगा बताओ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगाएगा, लाइक दिस। तो यहां पे आपकी टर H बॉन्डिंग होती है और इस केस में आपका ट्रा। ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या होता है इसमें कि जो आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है अब और पैरानाइट्रोफिनॉल, देखो पैरानाइट्रोफिनॉल में 2 मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग हो रही है। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, व्हाट आर बॉइलिंग पॉइंट, कि आप पार्टिकल्स को सेपरेट करते हो। भाई लिक्विड सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में जाने में आप क्या करते हो, पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस बढ़ा रहे होते हो। पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस बढ़ाने का मतलब है कि आपको उनमें के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस को क्या करना है, कम करना है, उन्हें दूर दूर करना है। तो अगर इंटरेक्शन ज़्यादा होंगे तो आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उनको सेपरेट करने में। अगर इंटरेक्शन 2 पार्टिकल के बीच में कम होंगे तो हमें कम क्या करना पड़ेगा बताओ, टेम्परेचर देना पड़ेगा उनको दूर दूर करने में। अब यहाँ पे जब टर H बॉन्डिंग है, 2 अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो 2 मॉलिक्यूल एक दूसरे को टाइटली होल्ड करके रखे हैं। आप जब यहाँ एनर्जी दोगे यानी इनको दूर करना चाहोगे तो आपको अच्छा खासा एफर्ट लगाना पड़ेगा। वहीं पर जब हम बात करते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल अपने मॉलिक्यूल के अंदर एक दूसरे ग्रुप से इंटरेक्टेड है, उसे दूसरे मॉलिक्यूल से ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है। तो
अब जब इसको दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोई ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है तो इनको सेपरेट करना क्या होगा, आसान होगा। वो कहते हैं Yes, sir. यूनिटी इज पावर, तो वही है कि मतलब आपका ये सब मिलके एक साथ बॉन्डेड हैं, तो यहाँ को इनको सेपरेट करना हमें टफ है और इनको सेपरेट करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो जब ट्रा एच बॉन्डिंग आएगी बॉइलिंग पॉइंट हमेशा डिक्रीज कर जाते हैं, और जब टर एच बॉन्डिंग आएगी तो बॉइलिंग पॉइंट हमेशा बढ़ जाते हैं। देखो केवल बॉइलिंग पॉइंट ही नहीं बढ़ते हैं, और क्या क्या बढ़ता है, क्वेश्चन विस्कोसिटी पे भी आता है। विस्कोसिटी जो होती है टर एच बॉन्डिंग में क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, ज्यादा होगी, और आपकी ट्रा एच बॉन्डिंग में क्या होगी बताओ, कम हो जाएगी, ठीक है ना, डिक्रीज कर जाएगी। और साथ में यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर जो होता है, क्या करें, विस्कोसिटी का क्या रीजन होगा? वही सेम थिंग। विस्कोसिटी क्या होती है, व्हाट इज विस्कोसिटी, बोलो। कितना कितना फ्रिक्शन दे रहा है एक दूसरे Yes, को? emotion. हाँ, तो जब पार्टिकल मूव करता है तो दूसरे पार्टिकल के साथ कितना ज्यादा इंटरेक्टेड है उतना ही वो क्या होगा, फ्रिक्शन शो करेगा ना वहां पे। तो ये जब एक दूसरे को खींच रहा है, वो ऊपर जा रहा है, उसको पकड़ के खींच रहा है, यहाँ कोई मतलब नहीं, जाने वाले जाओ, हमको कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे आपकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी, यहाँ पे विस्कोसिटी ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में भी बात करता है, बताओ। हाँ, अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला केस ना सोचें पहले, तो आप क्या सोचोगे कि देखो यार OH से H निकालना है, तो नाइट्रो ग्रुप क्या है, -M है और साथ में -I है। यहाँ पे भी NO2 ग्रुप क्या है बताओ, -M है एंड -I है। अब आप ये जानते हो कि -M तो दोनों जगह क्या लगेगा, बराबर लगेगा, -M डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, तो ऑर्थो पे और पैरा पे सेम -M लगेगा, लेकिन -I जो होगा ना वो ज्यादा कहाँ लगेगा, ऑर्थो पे। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए सो ऑर्थो शुड बी मोर एसिडिक देन पैरा, बताओ यार। Yes. Yes, sir. लेकिन होता उल्टा है, क्यों, क्योंकि इसमें ट्रा एच बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन को ट्रैप करके बैठा है नाइट्रो ग्रुप, उसको जाने नहीं देगा आसानी से। सो दैट्स वाई कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है ऑर्थो की ज्यादा हो जाती है, किससे, पैरा से, कि ऑर्थो में पैरा बिकम मोर एसिडिक देन ऑर्थो, क्योंकि यहाँ पे आपका टर एच बॉन्डिंग है, H+ को आसानी से रिलीज कर देगा, ये ट्रा है, H+ को आसानी से रिलीज नहीं करेगा। सो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ पैरा मॉलिक्यूल यानी पैरानाइट्रोफिनॉल इज ग्रेटर देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, इसको भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला देखो, हाँ उसी में अगला स्टेटमेंट क्या है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग in the light of the above statement choose the most appropriate answer from the option। अच्छा, उन्होंने कहा है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है कंपेयर टू पैरा, और ऑर्थो में मेल्टिंग पॉइंट, अच्छा मेल्टिंग पॉइंट में हम क्या चेक करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट जब चेक करते हैं तो हम क्या चीज देख, सिमेट्री चेक करते हैं, एग्जैक्टली। तो बताओ ऑर्थो का ज्यादा मेल्टिंग होगा या पैरा का ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, पैरा में सिमेट्री ज्यादा है, ज्यादा सिमेट्री है तो पैरा विल बी मोर मेल्टिंग वाला हो जाएगा, ऑर्थो का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। सो आपका सेकंड स्टेटमेंट अगेन क्या हो गया बताओ, फॉल्स हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है लेकिन सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है, आंसर इज फोर्थ आंसर हो जाएगा आपका। अगला देखो, सिंपल क्वेश्चन है, पूछा है आपके पास मॉलिक्यूल दिया है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन का ऑर्डर बता दो, तो पहले का क्या आएगा बताओ, sp2, इसका क्या होगा, sp, sp2 एंड sp3। कार्बन पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट कर लेते हैं हम, अगर एक भी पाई बॉन्ड नहीं है तो sp3 मतलब चारों सिग्मा है, एक पाई बॉन्ड है तो इसका मतलब 3 सिग्मा है तो sp2, 2 पाई बॉन्ड है तो इसका मतलब 2 सिग्मा है तो sp। देन इसके बाद नेक्स्ट देखिए, IUPAC नॉमेनक्लेचर से क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है। एल्डिहाइड और कीटोन वाले के साथ अगर कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शन ग्रुप होता है तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन जो है इंटरेस्टिंग बन जाता है। देखो यार इसमें जरा नाम लिखने की कोशिश करो, क्या आना चाहिए नाम। नंबर 1 तो ऑब्वियसली हम यहाँ से देंगे, नंबर 2 जाएगा यहाँ, 3, 4 और 5। अब इसके बाद क्या करें हम, 6 इसको दें या इसको दें, हम CHO को साइड ग्रुप बनाएं या हम इसको मेन चेन में काउंट करें, मेन चेन में काउंट। अगर मेन चेन में काउंट कर सकते हैं तो पहली प्रायोरिटी मेन चेन में काउंट करने की दो। हाँ, अगर यहां पे CH2 CH3 होता, समझ रहे हैं, CH2 CH3 होता तो फिर 6 नंबर ना होके हम 7 नंबर पे लेके जाते उसको,
Yes, sir. ओके, तब हम 7 नंबर काउंट करते हैं। चूंकि 6 नंबर पे आ रहा है तो इसको साइड ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है, इसको हम क्या दे दें, नंबरिंग में काउंट कर लेते हैं। अच्छा बताओ, जब आपका CO ग्रुप नंबरिंग में आता है तो साइड ग्रुप का नाम हम क्या लिखते हैं, ऑक्सो। Yes, sir. अगर ये CHO पूरा साइड ग्रुप में आता, अगर हम 6 नंबर यहां देते तो इसको क्या लिखते बताओ, फॉर्माइल। फॉर्माइल, दिस इज फॉर्माइल। CHO जब साइड ग्रुप होता है तो फॉर्माइल, और CO साइड ग्रुप होता है तो ऑक्सो। नाम लिख दो यार, देखो 2 पे मिथाइल है, 5 पे मिथाइल है, सो 2,5 डाई मिथाइल। 6 नंबर पे ऑक्सो है, हेक्स 3 इन है और इनोइक एसिड है। थर्ड इज द आंसर। अच्छा, अगर मान लो आप ये वाला ऑप्शन लेके चल रहे हो, दूसरा वाला, किसमें जैसे हम 6 नंबर यहां मानते हैं, ठीक है, इसको 6 नंबर मानो तो नाम क्या आएगा बताओ, नाम बता दो। इसमें आपका हो जाएगा 5 फॉर्माइल, सॉरी 5 नंबर पे आएगा ना, ये पूरा साइड ग्रुप हो जाएगा। Yes, sir. 5 फॉर्माइल और 2 नंबर पे है आपका मिथाइल, 2 मिथाइल। फिर क्या हो जाएगा बताओ, 6 कार्बन की चेन है, सो हेक्स 3 इन और इनोइक एसिड। ठीक है, ये नाम हो जाता। अच्छा, ये नाम और इस नाम में प्रेफरेंस हम इसको देते हैं, लेकिन ये नाम गलत नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये नाम आपका गलत नहीं है। अगर मान लो हमारे पास ऐसा ऑप्शन है जिसमें उसने, जैसे मोर देन 1 करेक्ट वाला क्वेश्चन आ गया, उसने कहा कि बताओ कौन कौन सा करेक्ट आंसर है, तो ये भी करेक्ट आंसर है, ये भी करेक्ट आंसर है। प्रेफरेंस किसको देंगे, तो प्रेफरेबल यही है। अगर वन ही करेक्ट लगाना है तो आप इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, और करेक्ट कौन कौन से पॉसिबल हो सकते हैं, तो दोनों पॉसिबल नेम है। समझ में आया क्या, बताओ यार। Yes, sir. ठीक है, इस तरह से। चलिए, इसका नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है। हाँ, जो अपन बात कर रहे थे हम, जिसमें आपका कायरल, हाँ कायरल कार्बन बताना, नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल गिवन बिलो इज। बताओ कितने कायरल कार्बन होंगे यहाँ पे, काउंट करो जरा। So 4. एक तो ये हो गया, Yes, sir. दूसरा ये हो गया, तीसरा ऊपर वाला ये वाला हो गया, और चौथा कौन, ये हो जाएगा, और ये भी तो है एक। Yes, sir. चूंकि कार्बन पूछा है तो हमने क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएंगे आपके पास, और टोटल नंबर ऑफ एटम पूछता तो नाइट्रोजन भी आया था उसमें। नाइट्रोजन भी आपका कायरल सेंटर है, साइक्लिक रिंग है। अगर आपसे टोटल नंबर ऑफ कायरल एटम पूछता या सेंटर पूछता तो हम नाइट्रोजन को भी काउंट करते, क्योंकि क्वेश्चन में कायरल कार्बन के बारे में केवल पूछा है उसने, तो कायरल कार्बन में आपके याद आएंगे। अच्छा, ये इससे कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है कि यहाँ पे भी कोई कार्बन है, No, sir. ये एक्चुअली रिंग है, ठीक है ना, वो ऊपर की तरफ इस तरह से बनी हुई है, तो ऐसे है रिंग, देखो कुछ ऐसे आपकी। एक मिनट, देखो ये रिंग है इस तरह से, ठीक है। अब इसमें हमने इसको और इस एटम को एक साथ बॉन्ड किया है, बॉन्ड बनाया है, तो वो इस तरह से देखो, इसका ये और ये, तो ये वाला जो है वो यहाँ कोई एटम नहीं है, वो नीचे की तरफ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। हाँ, अब बताओ बच्चा क्या बोल रहे हो। सर, जो ऊपर वाले मतलब 2 कायरल कार्बन, ये वाला, हाँ सर, ये वाला, सर इस वाले पे तो सर मतलब दोनों साइड तो सेम आ रहा है। अरे नालायक, ये आपका C2H5 लगा हुआ है, इधर कहाँ C2H5 लगा है, हैं? इस तरफ C2H5 लगा हुआ है, इस तरफ नहीं लगा है। वो नीचे वाले पर 1 2, एक मिनट, देखो ये सिमेट्रिक आ रहा है क्या, इधर पे आएगा तो CH2 नाइट्रोजन, इसमें आ रहा है तो CH और इथाइल है, फिर CH2 है, ये तो अलग अलग हो गए। नीचे वाले को देखो तो CH2 और C, देखो ये भी तो अलग है, तीनों कार्बन अलग हैं, ये भी अलग है, ये भी अलग है, और ये भी अलग है, इस पे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन तो अलग है ही। देखो इधर क्या है, CH इथाइल है, इधर पे CH2 है, इधर पे क्या है CH2 फिर CH है, और उसके साथ ये ग्रुप जुड़े हैं, तो ये तीनों अलग हो गए ना, ठीक है। तो 1 2 3 4 एंड 5 इज द आंसर। अगर आपसे कायरल कार्बन की जगह कायरल सेंटर पूछता
या कायरल एटम लिखा होता तब आंसर कितना आ जाता? 6 आंसर आ जाता है, बिल्कुल। तो यहां पे आपका 5 विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, इसमें आपसे पूछा गया अरेंज द फॉलोइंग लेवल हाइड्रोजन्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा है, COH ग्रुप है, 2 OH ग्रुप हैं और एक आपका CH ग्रुप है। अगर हम K वैल्यू की बात करते हैं तो इसमें हम पहले लिखते हैं कि सारे के सारे इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं, फिर उसके बाद आप लेके आते हो कौन से? सल्फोनिक एसिड, ठीक है। उसके बाद आप लाते हो कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर लाते हो आप एल्कोहल और फिनॉल्स, ठीक है ना। उसके बाद आपका कहीं जाके आता है ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। ये होता है जनरल ऑर्डर। मतलब बेंजो, इसमें सल्फोनिक एसिड पहले वही बेंजीन वाले, फिर एल्काइल वाले। ऐसे ही आपका कार्बोक्सिलिक में फॉर्मिक, फिर बेंजोइक, फिर एल्काइल वाले। एल्कोहल फिनॉल में पहले फिनॉल आएंगे, फिर वाटर, फिर एल्कोहल, फिर एक मतलब जनरल ऑर्डर ऑक्सीजन से जुड़े हुए। तो ये ऑर्डर आता है। तो अब देखो सबसे पहले तो COH आएगा इसमें, Yes, sir. और सबसे घटिया आ जाएगा CH वाला। बाकी अब देख लो इन दोनों में कौन आएगा, इन दोनों में थर्ड और फोर्थ में थर्ड वाला ज्यादा एसिडिक, थर्ड ज्यादा होगा, क्योंकि ये माइनस ग्रुप जो है -M लगाएगा किसके लिए? इसके लिए पैरा पे है तो -M ग्रुप लगाएगा, इसके लिए -I लगाएगा। तो ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी? थर्ड की। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड और थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट। सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट। थर्ड इज द आंसर। ठीक है ना, समझ आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सर अगर यहाँ पे हाँ। अगर सर NO2 की जगह कोई डोनेटिंग ग्रुप लगा होता तो क्या सर ट्रिपल बॉन्ड से बेकार हो जाता? नहीं, ना, कुछ भी जुड़ा हो इससे फर्क नहीं पड़ता। ट्रिपल बॉन्डेड मतलब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आने की स्टेबिलिटी जो है हमेशा घटिया होगी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो भले ही यहाँ पे अगर मान लो आप +M भी लगा दो अच्छे से अच्छा, तो भी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है। अब अच्छा ये बताओ कैसे, देखो यहाँ पे ये इसके लिए तो इसके लिए ये +M है कि नहीं है? ये OH इसके लिए +M ही तो लगा रहा है, तो उस हिसाब से तो इसको कम होना चाहिए। इसको लगा रहा है, इसको लगा रहा है, बट ऐसा नहीं है। आपका कार्बन पे मतलब सबसे लास्ट में ही जाएगा, वो ऑक्सीजन के बाद ही आएगा, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन ऑन ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन कार्बन, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। चलिए अगला देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स पॉजेस द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। आपको मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन बताना है, तो यार देखो यहां से H+ निकालो, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बतानी है बस आपको। यहाँ पे नेगेटिव, इसमें यहाँ पे नेगेटिव और इसमें यहाँ पे नेगेटिव। तो देखो यार यहाँ पे 3 -M ग्रुप है, -M, तीन -M ग्रुप, यहाँ पे 2 -M ग्रुप, और यहाँ पे तो आपका +I ग्रुप है, और यहाँ पे आपका एक ही -M ग्रुप है। देख लो एनाइन की स्टेबिलिटी चेक कर लो। H+, जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें H+ निकालें और एनाइन जो बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी चेक करें। तो बताओ ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा आपका? फोर्थ। K वैल्यू का ऑर्डर क्या आएगा? 4, फर्स्ट, थर्ड और फिर क्या हो जाएगा आपका? सेकंड, ठीक है ना। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड और टोटल नंबर ऑफ मोनोहैलोजेनेटेड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इन द फॉलोइंग इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, सारे काउंट करने हैं। रिएक्शन एज, ये एक कंपाउंड है जिसका हमने हाइड्रोजनेशन कराया है पहले, और फिर उसके बाद हमने क्या किया बताओ? हैलोजनेशन करा दिया, मोनोहैलोजनेशन। तो आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें टोटल नंबर ऑफ आपको आइसोमर बताने हैं, और ए के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है क्या? सिंपलेस्ट ऑप्टिकली एक्टिव एल्कीन। जरा बताओ सिंपलेस्ट, देखो सिंपलेस्ट ऑप्टिकली एक्टिव एल्कीन मतलब एक पाई बॉन्ड है, और ऑप्टिकली एक्टिव मतलब एक कायरल सेंटर है। तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे? तो हम कैसे लिखेंगे बताओ? एक कार्बन हमें जो कि कैसा चाहिए? ऑप्टिकली मतलब कायरल होना चाहिए। तो हम पहले कायरल कार्बन के अराउंड बनाते हैं। कार्बन है, एक हाइड्रोजन लगेगा, और एक CH डबल बॉन्ड CH2 भी लगाना है ताकि एल्कीन बन जाए। एक क्या लगा दो? CH3, और एक क्या लगा दो? C2H5। यस सर, यही होगा सिंपलेस्ट एल्कीन जो कायरल भी है, ऑप्टिकली एक्टिव भी है।
अब इसका जब आप रिडक्शन कराओगे और उसका मोनो हेलोजनेशन कराओगे, तो मोनो हेलोजनेशन कराने पे आपको कौन कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे पहले तो ये देखें। तो एक बार हेलोजन यहाँ आएगी, एक बार यहाँ आएगी, Yes, sir. और ये दोनों ग्रुप सेम हो जाएंगे हाइड्रोजनेशन कराने पे, इथाइल और इथाइल, इथाइल एंड इथाइल। फिर हेलोजनेशन आपने कराया तो हेलोजनेशन में आपके पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमर बना रहे हैं, ठीक है ना। स्ट्रक्चरल आइसोमर में CH3 पहले हमने हाइड्रोजनेशन कराया है H2 प्लस निकल के साथ, तो CH3 CH2 CH CH2 एंड CH3 और CH3 ये बनेगा हाइड्रोजनेशन पे। अब मोनो हेलोजनेशन में प्रोडक्ट बताना, देखो नंबर 1 यहाँ और यहाँ तो एक ही चीज है, चाहे यहाँ लगा दो चाहे यहाँ लगा दो। नंबर 2 और 2 ये दोनों सिमिलर चीज है। Yes. इसके बाद नंबर 3 और नंबर 4, जरा ये तो हो गया स्ट्रक्चरल की 4 बनेंगे स्ट्रक्चरल। अब बताओ इसमें स्टीरियो कितने होंगे? 4 स्ट्रक्चरल हैं, स्टीरियो कितने आएंगे? 2 और 3 वाला 2 and 3 वाले पे आएंगे। जब यहां पे हेलोजन जोड़ोगे इस पे ऑप्टिकली एक्टिव मिलेगा, क्यों? क्योंकि एक इथाइल इथाइल 2 सिमिलर हैं, यहां हेलोजन जैसे जुड़ेगा तो मिथाइल इथाइल हाइड्रोजन और एक क्लोरो इथाइल हो जाएगा, तो ये कार्बन एक्टिव हो जाएगा तुरंत। यस सर। जब 1 पे जोड़ा इसके 2 बनेंगे, 2 पे जोड़ने पे बताओ कितने बनेंगे? 4 बनेंगे एग्जैक्टली। जब 2 पे जोड़ोगे तो 4 आएंगे। देखो जैसे 2 पे जोड़ोगे यहां हेलोजन तो ये कार्बन आपका कायरल हो गया। देखो यहां पे आपने Cl CH2 CH2 CH CH3 CH2 एंड CH3, इसको देखो इसमें एक कायरल सेंटर ये है, 2 पे जोड़ के देखो। सो CH3 CHCl CH CH3 और C2H5, तो देखो यहां 2 कायरल सेंटर हो गए। बोलो यार। Yes, sir. अब 3 पे जोड़ दो CH3 CH2 Cl CH3 और C2H5, एक ही है, कोई कायरल सेंटर नहीं है। इथाइल इथाइल आ गया, तो यहां 2 हो गए, यहां 4 हो गए, यहां 1 हो गया। अब किस पे जोड़ना है? ये टर्मिनल बचा है, चौथा और बना लो। सो C2H5C C2H5C H और यहां पे क्या आ जाएगा बताओ? CH2Cl, तो एक इसका बनेगा। टोटल कितने हो गए? 8 आइसोमर आ गए। बताओ यार, समझ आया क्या? यस सर। ठीक है, तो आपको हर इंडिविजुअल को बना के, जब भी इस तरह का क्वेश्चन जो है ना, ये जेई मेन में आया, जे एडवांस में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है? देखो हम क्या करते हैं, कई बार थोड़ा जल्दी रिएक्ट कर देते हैं, इस वजह से हमारा क्वेश्चन कई बार गलत हो जाता है। आपको क्या, एक एक स्टेप बनाओ। पहला स्टेप में हम यहाँ गए, फिर पहले तो सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाओ, कितने बन सकते हैं स्ट्रक्चरल, और फिर देखो किसमें कितने कायरल सेंटर आ रहे हैं। अगर इंक्लूडिंग कायरल सेंटर पूछा है तो आपको हर एक कायरल से कार्बन को काउंट करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ पे आ रहा है, इंडिविजुअली को चेक करना पड़ेगा, फिर आपका आंसर जो है करेक्ट आएगा। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम कर लेंगे। बताइए। ज्योति जी क्लियर है? यस सर। ठीक। सर जब किसी में नंबर ऑफ फ्रैक्शंस होता है तो फिर हम लोग हर एक इनैक्शियोमर पेयर को एक गिनते हैं। एग्जैक्टली अगर वो कहता, जैसे मान लो इसके कहे कि ये जो प्रोडक्ट बन रहे हैं इसका हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराया है, ठीक है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में बताएं एनेंशियोमेरिक पेयर एक साथ जाएंगे, तो ये 2 तो ऑप्टिकली एक्टिव ही नहीं है, तो ये 2 तो अलग जाएंगे, 2 तो बनाएंगे ही, ये और ये 2 तो फ्रैक्शन बनेंगे अलग अलग। इन 2 में देखो कितने बनेंगे, तो इसमें 2 हैं, मतलब एनेंशियोमर है ना, तो एक इसका आएगा, ये टोटल 1 में जाएगा, ये दोनों जो है एक सिंगल फ्रैक्शन में जाएगा। और ये 4 जो हैं इसमें कितने, 2 एनेंशियोमेरिक पेयर होंगे, तो 2 एनेंशियोमेरिक पेयर मतलब 2 इसके क्या होंगे आपके बताओ, 2 फ्रैक्शन इसके बनेंगे, 1 फ्रैक्शन इसका बनेगा, 1 यहाँ बनेंगे, तो 2 यहाँ, 1 3 और 2 5 फ्रैक्शन बन जाएंगे, टोटल आपके 5 फ्रैक्शन आ जाएंगे। अगर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराते हैं तो 5 फ्रैक्शन। एनेंशियोमर्स को एक साथ रखना है, ठीक है, बाकी आप स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को सेपरेट कर सकते हो, डायस्टोमर को सेपरेट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो द IUPAC नेम, अगेन IUPAC नेम पूछा गया है,
ठीक है, जरा बताओ कहाँ से नंबरिंग, नंबर 1 तो हमें यहीं पे देना है, ये तो फिक्स है। Yes. नंबर 2 लोएस्ट लोकेंट, जहाँ पे आपको मिनिमम नंबर दिखे वहीं पे देना है, तो नंबर 2 पे ही आ रहा साइड ग्रुप 3 4 5, तो क्या आ जाएगा 4 ब्रोमो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेल कार्बोक्सिलिक एसिड। सो 4 ब्रोमो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। जब आपका फंक्शनल ग्रुप जो कि टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होता है उसका नाम हम जब लिखते हैं एज अ फंक्शनल ग्रुप, या हम कहें सफिक्स की तरह नाम लिखते हैं, और उसका कार्बन हमने अगर मेन चेन में काउंट नहीं किया है तो उसका नाम जो होता है हमेशा स्पेशल टाइप से लिखते हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड ना लिख के हम पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट, आप अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स विच वन हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बन Cl बॉन्ड, बताओ यार कहाँ पे आएगा कार्बन Cl बॉन्ड लेंथ मिनिमम शॉर्टेस्ट कहाँ पे आएगी। तो अगर कहीं पे रेजोनेंस हो रहा हो, क्लोरीन जो है उसका लॉन पेयर अगर रेजोनेंस में जा रहा हो प्लस m के थ्रू, तो वो क्या करेगा, देखो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, लॉन पेयर सिग्मा कुछ भी नहीं है, लॉन पेयर सिग्मा पाई है ही नहीं, यहाँ पे लॉन पेयर सिग्मा सिग्मा, देखो यहाँ लॉन पेयर होंगे लेकिन ये सिग्मा सिग्मा कुछ नहीं है। यहाँ पे चेक करो लास्ट वाले में लॉन पेयर सिग्मा और पाई, ये कॉन्जुगेशन शो करेगा। यस सर। बस कॉन्जुगेशन की वजह से यहाँ पे क्या आएगा, पाई बॉन्ड करेक्टर आएगा कार्बन क्लोरीन के बीच में, पाई बॉन्ड करेक्टर आएगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। 4th इज द आंसर कि आपका बॉन्ड लेंथ शॉर्टेस्ट कहाँ पे होगी, यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है ना। Yes sir. चलिए अगला क्वेश्चन देखो। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन द नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स प्रेजेंट इन थ्रियोनीन। यार देखो बायोमोलिक्यूल्स में 20 अमीनो एसिड्स हैं, उन 20 अमीनो एसिड की हमें स्ट्रक्चर विथ नाम के साथ, और उसमें भी कौन एसिडिक है, कौन बेसिक है, कौन साइक्लिक है, किस में कितने कायरल सेंटर हैं, कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव है, कौन एक्टिव है, तो सारे के सारे एक्टिव होते हैं केवल साइटोसिन को छोड़ के, ठीक है, सॉरी सिस्टीन मॉलिक्यूल को छोड़ के, सारे के सारे क्या होते हैं आपके, सिस्टीन बोल रहा हूँ, कौन सा होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव, ग्लाइसिन CH क्या होता है NH2 CH2 और COOH, ग्लाइसिन मॉलिक्यूल इकलौता ऐसा होता है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। बाकी सारे के सारे अमीनो एसिड जो होते हैं वो कैसे होते हैं बताओ, ऑप्टिकली एक्टिव। ओनली ग्लाइसिन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव जिसमें कायरल सेंटर नहीं होता है। हाइड्रोजन के साथ जो वेरिएबल R ग्रुप होता है, वेरिएबल R ग्रुप में आपका देखो यहाँ पे CH रहता है और यहाँ R ग्रुप होता है जो अलग अलग अमीनो एसिड में अलग अलग आता है। तो केवल ग्लाइसिन मॉलिक्यूल ऐसा तो जहाँ पे हाइड्रोजन आता है, इस वजह से कायरल सेंटर नहीं होता है। बाकी सब में एक मिनिमम 1 कायरल सेंटर तो होता ही है, किसी किसी में एक से ज़्यादा होता है। जैसे आपके पास थ्रियोन मॉलिक्यूल है तो इसका फॉर्मूला होता है NH2 CH COOH और CHOH CH3। इसके पास 2 कायरल सेंटर होते हैं, तो आंसर इज 2। ये बायोमॉलिक्यूल में हमें 20 अमीनो एसिड, देखो केवल क्वेश्चन यहाँ पे कायरल सेंटर से रिलेटेड नहीं पूछता है, साथ में आपसे पूछता है कि बताओ कौन कौन से अमीनो एसिड हैं जो एसिडिक नेचर के हैं। जैसे एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड 2 अमीनो एसिड होते हैं जो आपके एसिडिक नेचर के होते हैं। उसमें आपसे फंक्शनल ग्रुप पूछता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, यानी R वहाँ पे कौन सा प्रेजेंट होगा। तो वो 20 अमीनो एसिड्स जो हैं आपको याद करके जाने हैं पूरे की पूरी विथ स्ट्रक्चर। बोर्ड में भी आएंगे, जेई में भी आएंगे, दोनों जगह के लिए जरूरी है, तो उनको आप बढ़िया से तैयार कर लें। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन। अगेन देखो एसिडिक स्ट्रेंथ का आया है अल्फा हाइड्रोजन की, तो इसमें आपके पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लेके आओगे, इसमें यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लाएंगे, इसमें यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा। अब बताओ सबसे ज़्यादा स्टेबल नेगेटिव चार्ज कहाँ पे है, तो B इज द मोस्ट स्टेबल, मतलब B की एसिडिकेशन सबसे बढ़िया होगी। अब नेगेटिव चार्ज में नेगेटिव चार्ज जो है वो डिलोकलाइज हो रहा है किसके साथ, इस CO ग्रुप के साथ। और यहाँ पे आपका अगर जैसे OMe जुड़ा है या NMe जुड़ा है तो ये क्या कर रहे हैं, ये प्लस M के थ्रू इलेक्ट्रॉन देंगे, और प्लस M के थ्रू इलेक्ट्रॉन देंगे तो दोनों ही इस एनाइन की स्टेबिलिटी को घटिया बनाएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज को और चार्ज दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन और दे रहे हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को घटिया कर देंगे।
तो उससे बढ़िया तो आपका कौन है, ये है। तो सबसे बढ़िया बी होगा, उससे घटिया आपका कौन हो जाएगा बताओ, ए। और सी और डी सबसे घटिया। अच्छा, और सी और डी में कौन सबसे घटिया, तो जो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा उतना घटिया कहलाएगा। तो बताओ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन सबसे घटिया हो गया, ऑक्सीजन थोड़ा सा बढ़िया है। तो आपका क्या हो जाएगा, डी सी और हाँ ए और बी, मतलब पहला ही आंसर है, बी सबसे बढ़िया, फिर ए, उसके बाद आपका सी और सबसे घटिया डी। समझ आ गया क्या, निकाल सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ में, कोई दिक्कत नहीं है। सर एन घटिया ये कैसे देखा, क्या चीज, फिर से बोलो। हाँ, ओ और एन में से कौन सा घटिया है वो कैसे देखा? प्लस एम इफेक्ट। कौन प्लस एम, प्लस एम कैसा होता है बताओ, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा प्लस एम शो करता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में। आपका नाइट्रोजन जो होता है वो घटिया प्लस, बढ़िया प्लस एम शो करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भाई, लॉन पे ज्यादा तेजी से डोनेट करेगा, ऑक्सीजन जो है वो घटिया प्लस एम शो करता है। घटिया का मतलब होते तो स्ट्रॉन्ग ही है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन तो ही है जो आपके प्लस एम शो करते हैं। अब इन दोनों में कौन बढ़िया प्लस एम, तो नाइट्रोजन बढ़िया प्लस एम शो करता है और ऑक्सीजन जो है थोड़ा सा लो या आप कहें वीक प्लस एम शो करता है। क्लियर? हाँ। यस सर। चलिए अगला देख लो। अगेन आपका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आया है। तो बेसिक स्ट्रेंथ में आप क्या देखते हो बताओ, सबसे पहले हम चेक करेंगे। हाँ देखो ये sp3 वाला है, sp3 है, ये sp2 है, ये भी sp2 है और ये भी, दोनों आपके sp2 हैं। तो sp2 से ज़्यादा कौन होता है, sp3 नाइट्रोजन ज़्यादा बेसिक होता है एज कम्पेयर टू sp2 नाइट्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो सबसे बढ़िया तो हो गया C, ये लोन पेयर को ज़्यादा अच्छे से डोनेट करेगा। अब sp2 में दो तरह के लोन पेयर होते हैं, लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड। तो लोकलाइज्ड वाले जो होते हैं वो ज़्यादा बेसिक होते हैं, जैसे ये वाला है, और यहाँ पे देखो ये एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये वाला लोन पेयर तो बाहर डोनेट नहीं करेगा। सो दैट्स, ये जो होगा बी वाला सबसे घटिया हो जाएगा और सी वाला हो गया सबसे बढ़िया। देखो बी घटिया और सी बढ़िया, ये आपका सेकंड वाला ऑप्शन देखो। अब ए और डी में जरा चेक करें, ए और डी में कौन अच्छा होगा, तो नाइट्रोजन लोन पेयर दे रहा है, लेकिन यार नाइट्रोजन लोन पेयर देने के साथ साथ क्या है, ये वाला जो है अपना प्लस एम के थ्रू इसको सपोर्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन देने में। अच्छा रोहन क्लास में हो कि भाग गया, हर्ष कोई नहीं है? यस सर, यस सर, थैंक यू। हाँ इसमें ये बताओ, ज्योति सब लोग हैं, कौन ये लोग कम कहाँ गए, बाकी लोग कहाँ गए? 40 लोगों का बैच बना है, उसके बाद आ कितने हैं, 13-14 लोग ही हैं। देखो आप ये बताओ, अगर आप देखें इसको तो ये वाला ग्रुप एमिडीन ग्रुप जैसा लग रहा है। देखो ये कार्बन है, इसके साथ डबल बॉन्ड N है और ये प्लस M शो कर रहा है, तो एमिडीन को तो sp3 से ज्यादा होना चाहिए था। ये चूंकि एमिडीन तब होता जब ये डबल बॉन्ड नहीं होता। अगर ये डबल, देखो ये डबल बॉन्ड से क्या दिक्कत क्या हो गई कि ये लोन पेयर यहाँ पे एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट कर जाएगा, ये वाला लोन पेयर तो उतना बढ़िया सपोर्ट नहीं करेगा इसको प्लस एम के थ्रू कि भाई इसको इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दे, ये अपना एरोमेटिसिटी में घूमता रहेगा, ठीक है ना। अगर ये डबल बॉन्ड नहीं होता, ये वाला डबल बॉन्ड, तब सबसे बढ़िया एमिडीन होता, फिर आता है sp3 वाला। समझ रहे हैं बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ग्वानिडीन, एमिडीन, देन sp3 कार्बन आता है। ओके, तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपका उस बेसिस पे देख लीजिए, बाकी ये वाला है। चलिए अगला देखो। हाँ क्या बोलो, फिर से बोलो। तो वो होता तो sp2 ही, तो फिर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? sp2 तो होता है, लेकिन प्रॉब्लम है इसकी, इसके पास जो है ना एक पावर होती है, कौन सी वाली, कि देखो जैसे मान लो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, ओके, और यहाँ पे आपने NH2 जोड़ रखा है R, तो ये क्या करेगा, ये प्लस एम शो करेगा ना, तो प्लस एम के थ्रू इसको इलेक्ट्रॉन बाहर सपोर्ट देने में सपोर्ट करता है। तो ये वाला जो है इवन sp3 नाइट्रोजन से भी ज़्यादा बेसिक हो जाता है। दिस इज एमिडीन ग्रुप, और इससे बढ़िया होता है आपका ग्वानिडीन, जिसमें दो नाइट्रो ग्रुप जुड़े हों, NH2 देखो दो प्लस एम हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, ये इधर से देगा, ये इधर से देगा, ताकि इलेक्ट्रॉन बाहर देगा, तो इससे बढ़िया ये, ठीक है ना। तो डीलोकलाइज और लोकलाइज वाली बात बता दीजिए। डीलोकलाइज और लोकलाइज में देखो ये वाला लोन पेयर जो है, ये कैसा लोन पेयर है बताओ, लोकलाइज्ड या डीलोकलाइज्ड? लोकलाइज्ड है। कैसे पता करते हैं लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड लोन पेयर? तो आपको क्या देखना है,
हाँ, कोई भी एटम है उस पर पाई बॉन्ड हो और लॉन पेयर हो एट अ टाइम, पाई बॉन्ड और लॉन पेयर, और दोनों कॉन्जुगेशन में शो हो रहे हो। देखो पाई सिग्मा पाई, ये पाई भी कॉन्जुगेशन में है, लॉन पेयर सिग्मा पाई ये भी कॉन्जुगेशन में हो सकता है। तो प्रेफरेंस एट अ टाइम कोई एक जाएगा, या तो दो लॉन पेयर होंगे तो एक ही लॉन पेयर जाएगा, एक पाई बॉन्ड एक लॉन पेयर होगा तो एक ही कोई जाएगा। तो हमेशा पाई बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं, पाई बॉन्ड जो है वो कॉन्जुगेशन में जाता है। तो यहाँ पे अब लॉन पेयर क्या रहेगा, बैठा रहेगा, देखता रहेगा, ठीक है अब तुम जा रहे हो तो हम बैठे हैं। तो ये क्या है, लोकलाइज्ड है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ये कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, लॉन पेयर सिग्मा पाई इसको जाना ही है। तो ये क्या हो गया आपका, डीलोकलाइज वाला हो गया, ये लोकलाइज वाला हो गया। अब लोकलाइज जो बैठा हुआ है H प्लस आया, H प्लस आके किसके पास जाना चाहेगा, लोकलाइज वाले के पास या डीलोकलाइज वाले के पास? लोकलाइज के पास। ज्यादा अवेलेबिलिटी यहीं पे होगी ना, तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा किसकी होगी, लोकलाइज वाले की हो जाएगी। यस। ठीक है, इस तरह से। नाउ देखो अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर कौन कौन शो करेगा। तो साइक्लिक वाले में क्या होते हैं, कम से कम 2 sp3 कार्बन जो है कैसे होने चाहिए बताओ, आपके डिफरेंट ग्रुप रखने वाले होने चाहिए, तो ये करेगा शो। और इसमें देखो ये डबल बॉन्ड के अलोंग करेगा, इधर वाला डिफरेंट है और इस कार्बन पे दोनों क्या है, डिफरेंट है। तो आपका सेकेंड और थर्ड हो जाएगा, यानी आंसर इज फोर्थ। कौन कौन सा, बी एंड सी दोनों आ जाएंगे। थर्ड वाला कैसे? ये मिथाइल मिथाइल सिस ट्रांस होगा ना, एक बार दोनों सेम साइड होंगे, एक दोनों अपोजिट साइड होगा। तो ये डबल बॉन्ड के अलोंग नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड के अलोंग तो सिमिलर सिमेट्रिक ग्रुप आ रहे हैं, रिंग के अलोंग आएगा बिल्कुल। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कौन शो करेगा। तो 1 इन वाला है, 1 इन वाला है, तो 1 इन वाले तो नहीं करेंगे ना, ठीक है। अब 2 इन वाले पे आ जाओ। सो 2 इन है, 5 कार्बन है, यहां डबल बॉन्ड है, 2 मिथाइल, यहां पे भी मिथाइल, यहां पे ये नहीं करेगा, 4 मिथाइल, सो डबल बॉन्ड यहां है, 1 2 3 4, यहां पे मिथाइल लगा हुआ है, तो एक H यहां होगा, एक H यहां होगा, CH3, और आपका 1 2 3 4 CH और CH3, तो ये कर देगा आपका, यानी सेकंड इज द आंसर। स्ट्रक्चर बना के देख लो, आपके डबल बॉन्डेड कार्बन पे क्या होने चाहिए, डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। GI निकालने में तो कोई इशू नहीं है ना, बताओ यार। चलिए, IUPAC नेम अगेन, तो इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, CHO। नंबर 1 इसको देंगे, 2 3 4 5 6, लोएस्ट लोकेंट की तरफ नंबरिंग देते हैं। अब देखो यार, अमीनो का नाम पहले आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, नाइट्रो और ये हाइड्रोक्सी मिथाइल हो जाएगा, यहाँ CH2 है ना, हाइड्रोक्सी मिथाइल। सो 5 अमीनो 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल 2 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, ठीक है। सो दिस इज 5 अमीनो 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल 2 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड इज द आंसर। अगला देखें, डाइपोल मूवमेंट के बारे में पूछा गया है, बताइए। GOC1 एप्लीकेशन में पढ़ाते हैं हम डाइपोल मूवमेंट। CCl4 CH4 और CHCl3, अगर कार्बन पे चारों सेम ग्रुप जुड़े हैं, आइडेंटिकल ग्रुप हैं, तो इसका मतलब डाइपोल मूवमेंट क्या आएगा बताओ, 0, क्योंकि ये दोनों ग्रुप परपेंडिकुलर होते हैं और ये दोनों इसके परपेंडिकुलर। ये अगर ये आपके प्लेन में है ये दोनों, तो इनका वेक्टर अगर मान लो रिजल्टेंट ये आएगा, तो ये इसके इन दोनों ग्रुप के जस्ट परपेंडिकुलर होगा, तो इनका वेक्टर जस्ट अपोजिट आ जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाते हैं चारों, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, और यहाँ पे CHCl3 आ गया। देखो एक आपका हाइड्रोजन डिफरेंट है, तो इसके लिए म्यूज नॉट इक्वल टू 0, बट म्यूज इक्वल टू 0 इसमें भी आएगा और म्यूज इक्वल टू 0 इसमें भी आएगा। तो CH4 और CCl4 का बराबर हो जाएगा, और ज्यादा किसका होगा बताओ, CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म का, ठीक है ना। यस। चलिए अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन क्लोरोएम्फेनिकॉल है, ये कोनेन वाली है, मतलब जो एंटी मलेरियल ड्रग होती है। ये क्वेश्चन आपका कहाँ से, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये स्ट्रक्चर जो आपके सामने दिख रही है ना, ये स्ट्रक्चर हमने ऐड की है, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं थी। क्या मतलब, कहना क्या चाहते हो, याद करनी है। और इसमें हाँ, तो उसमें जो लिमिटेड मॉलिक्यूल्स जो गिवन हैं, 10-12 मॉलिक्यूल दिए हैं, उन 10-12 मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए। तो देख लो अब क्या पूछा है, कायरल कार्बन पूछा है, कितने कार्बन होंगे बताओ। अगेन कार्बन एटम पूछा है, तो नंबर 1 2
दो ही आएंगे। यस अगर टोटल एटम पूछता तो फिर नाइट्रोजन भी आ जाता ना, एटम अगर पूछता तो नाइट्रोजन भी आ जाता, बताइए। तब 3 हो जाते, तो यहाँ पे 2 हो जाएंगे। तो बेसिकली कम से कम आप इतना याद रखो, जैसे स्ट्रक्चर 100% याद नहीं है तो कम से कम ये याद रहे कि कितने कायरल सेंटर्स हैं, बेंजीन रिंग है। जस्ट आप कायरल सेंटर याद रखोगे तो भी आपका काम बन जाएगा, क्योंकि जितने भी अब तक क्वेश्चन पूछे गए उसमें या तो कायरल सेंटर पूछे गए हैं या फिर आपसे टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स पूछे गए हैं। तो कायरल सेंटर पता होगा तो हम आइसोमर भी बता सकते हैं। स्ट्रक्चर याद नहीं तो कम से कम कायरल सेंटर आप डायरेक्ट याद रख लीजिए। सबके नाम एक साथ लिख के उनके कायरल सेंटर्स का एक टेबल बना के उनको डायरेक्ट याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर होगी तो कोई इशू नहीं है। देखो अगला क्वेश्चन है आपका एस्पार्टेम। एस्पार्टेम क्या है? व्हाट इज एस्पार्टेम? ये आर्टिफिशियल शुगर होती है। एस्पार्टेम सबसे ज़्यादा मीठी होती है सुक्रोज के कंपेरिजन में 2000 टाइम्स, ठीक है। तो जैसे आपका सैकरीन होता है ना 500-600 टाइम्स ज़्यादा स्वीट होता है सुक्रोज के कंपेरिजन में। एस्पार्टेम भी वो एक टेबल बनी हुई है एनसीईआरटी में, हमने भी बना रखी है अपने मॉड्यूल में, उसको आपको याद करना है। इसमें देखो क्या पूछा है, sp2 कार्बन पूछे, कितने होंगे बताओ sp2 कार्बन टोटल नंबर ऑफ? 6 तो रिंग के हो गए, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक हो जाएगा, 9 आ जाएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखें, द नंबर ऑफ कायरल सेंटर इन पेनिसिलिन। कायरल सेंटर इन पेनिसिलिन, देखो पेनिसिलिन का मॉलिक्यूल हमने आपके सामने बना दिया है। अगेन ये सब स्ट्रक्चर दिए हुए थे? नहीं दिए हुए थे, वही मैं बता रहा हूं आपको, नहीं गिवन थे। दैट्स वाई कि आपको स्ट्रक्चर्स याद करनी है उनकी। अब वो आपका कितना लक बढ़िया है, कितना क्या है, उस पर डिपेंड करेगा कि एक क्वेश्चन मतलब अभी जस्ट रिसेंट में ही ऐड होना चालू है इस तरह के क्वेश्चन, जैसे 2020 शिफ्ट में आया है, उससे पहले ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आते थे। लेकिन अब क्या नंबर ऑफ पेपर बढ़ गए हैं तो अब वो क्वेश्चन वहाँ से पूछ लेते हैं, तो हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं। आपको स्ट्रक्चर्स उनकी लर्न करनी ही पड़ेंगी, तो स्ट्रक्चर्स लर्न कर लीजिए, देख लीजिए एक बार कायरल सेंटर्स, वो लिख के उनके कितने कायरल सेंटर है अपनी टेबल के सामने चिपका लिए, कम से कम याद रहें, ठीक है ना। लास्ट टाइम पे मतलब इनके कायरल सेंटर्स हमें काउंट करके जाना है, दिमाग में बिठा के जाना है कि क्वेश्चन आ सकता है, ओके। और ये क्वेश्चन मतलब सीधा है, अगर है तो आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, ठीक है, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगना है। चलिए बताओ पेनिसिलिन में कितने कायरल सेंटर होंगे? ना देखो कायरल सेंटर पूछा, ध्यान देना, नाइट्रोजन को भी काउंट करना है, ठीक। तो 1 2 और ये भी तो होगा, यस सर। 3 फिर 4 और कोई आ रहा है? नहीं। सर उसके डबल वाला कार्बन कौन सा वाला? ये वाला ना, हाँ 5, ये नहीं होगा, सल्फर नहीं होगा, ठीक है 5 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 बिल्कुल 5 हो जाएंगे टोटल। नेक्स्ट अगेन देखो शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ पूछी है, तो इसमें देखो सब में आपका रेजोनेंस है, सब में आपका +m आ रहा है, देखो डबल बॉन्ड की वजह से, लेकिन साथ में जुड़ा हुआ ग्रुप क्या करेगा? ये -m है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन है, ये +m है। तो अब ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट कर रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या है, पाई बॉन्ड आ रहा है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, देखो NO2 क्या ग्रुप क्या करेगा, वो कहेगा कि ठीक है तुम डोनेट करो, और वो उसके डोनेशन को एक्सेप्ट करेगा कि ठीक है तुम 2 हम ले रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करेगा तो पाई बॉन्ड कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आएगा। ये इधर डोनेट कर रहा है, +m वाला क्या करेगा, इधर से धक्का देगा कि इधर मत दो, वापस ले जाओ अपने इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, पाई बॉन्ड कैरेक्टर कम से कम आएगा, बताओ यार। यस सर। तो यहाँ पे सबसे शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ कहाँ पे होगी, जहां पे -m ग्रुप लगा हुआ है, ओके। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल नॉट प्रोड्यूस अ रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर किसमें नहीं मिलेगा? तो देखो यार, ये HCN का एडिशन कराओगे तो यहाँ CN आ जाएगा, एक कायरल सेंटर मिलेगा, तो आपका रेसमिक बनेगा COH CS3 CN और C2H5, कायरल बन हो गया। HCl का एडिशन कराओगे तो यहाँ पे आपका देखो, यहाँ पे होगा कायरल सेंटर बनेगा, अगेन पहले H+ आएगा, कार्बोकैटायन बनेगा, और कार्बोकैटायन पे दोनों तरफ से अटैक हो सकता है Cl- का, तो यहाँ पे भी कायरल सेंटर आएगा,
इसमें भी कायरल सेंटर आएगा। HBr का एडिशन कराओगे, देखो यहाँ पे पहले H+ आएगा, कार्बोकैटायन बनेगा। अच्छा, रेसमिक मिक्सचर कहाँ पे बनता है? तो जहाँ पे भी कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है उस पे क्या है कि वो मॉलिक्यूल ट्राइगोनल प्लेनार होता है। अब न्यूक्लियोफाइल चाहे ऊपर से अटैक करे चाहे नीचे से अटैक करे, दोनों जगह से इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है। तो अगर ऊपर से अटैक किया तो R बना, तो नीचे से अटैक करने पे क्या बनेगा बताओ? S बनेगा। ठीक है ना? तो आपको दोनों पॉसिबिलिटी मिल जाएंगी, बस उस पर उस कार्बन पे 3 ग्रुप डिफरेंट जुड़े हो, चौथा आया वो भी डिफरेंट हो जाए तो हमें कायरल सेंटर मिलेगा। ऐसे जब भी आपकी एडिशन हो रहा है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का, अगर वो प्लेनार मॉलिक्यूल है, प्लेनार कार्बन पे हो रहा है, sp2 कार्बन पे हो रहा है, और उसके बाद टेट्राहेड्रल कार्बन बन रहा है जो कि आपका डिफरेंट ग्रुप वाला है, तो डेफिनेटली आपका रेजोनेंस वो क्या होगा? आपका रेसमिक मिक्सचर बनेगा, क्योंकि दोनों जगह से पॉसिबिलिटी होती है अटैक की। ऊपर से अटैक करेगा तो R बनेगा, नीचे से अटैक करेगा तो S बनेगा। जैसे देखो कीटोन है ये, HCN का अटैक तो साइनाइड अटैक करेगा तो ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है। ऊपर से अटैक करेगा तो R बनेगा, नीचे से अटैक करेगा तो क्या बनेगा बताओ? S बनेगा। ठीक है ना? Yes, sir. तो आपका इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। व्हाट अबाउट दिस वन? जब इसमें H+ आएगा तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा, लेकिन ये प्लस चार्ज तुरंत क्या होगा? देखो इस हाइड्रोजन के साथ शिफ्ट हो जाएगा और शिफ्ट होकर क्या बनाएगा? CH3C प्लस CH3 और CH2 एंड CH3। अब जो Cl- अटैक करेगा वो इस कार्बन पर अटैक करेगा, और कार्बन पर अटैक करेगा। यहाँ पे तो कायरल कार्बन ही नहीं है, तो रेसमिक की हम बात कैसे करेंगे? देखो 2 CH3 आएंगे ना, तो प्रोडक्ट जो फाइनल होगा उसमें आपके 2 आइडेंटिकल ग्रुप हैं। दैट मीन्स कि ये कार्बन आपका कायरल ही नहीं है। जब कायरल नहीं है तो आपके रेसमिक मिक्सचर फॉर्मेशन नहीं होगा। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन कितने आएंगे? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बेंजीन मॉलिक्यूल में 18 आ जाएंगे। क्यों? कैसे? हर एक के 3 होते हैं sp2। बिल्कुल, ये हर एक कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। sp2 का मतलब यहाँ पे 3 ऑर्बिटल होंगे जो sp2 हाइब्रिडाइज होंगे। भाई एक S और 2 P मिलके sp2 बनाया है, मतलब 3 ऑर्बिटल मिलके 3 sp2 ऑर्बिटल बनेंगे। तो आपके हर एक पे 3 है तो टोटल कितने आएंगे? 3 × 6 कार्बन है, सो 18 विल बी द आंसर। नेक्स्ट देखो, द आईपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड क्या होगा बताओ? 1 2 3 4 5। सो दिस इज 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल और पेंटेनोइक एसिड। 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। Which of the following compound will show the maximum enol content? ये इनॉल कंटेंट वाला क्वेश्चन जो है, देखिए इसमें क्या होता है आपके पास कौन कौन से मॉलिक्यूल जरा देखो। ये बीटा डाई कार्बोनिल कंपाउंड है, CO एंड CO। इसका कितना आता है लगभग? हर्ष कितने % के आसपास आता है इनॉल कंटेंट? बोलो यार। अच्छा देख लो इसका, सबका हम एक बार आपको बता दे रहे हैं। कैसे फाइंड आउट करोगे कि किस में ज़्यादा परसेंटेज आ रहा है? तो बीटा डाई कार्बोनिल है और पहला बीटा कीटो एस्टर है, ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन। हाँ वीकेंड से बिल्कुल ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगा तो भी हम बात कर सकते हैं। यहाँ पे मोनोकार्बोनिल है और यहाँ पे आपका अमाइड है, तो NH2 CO CO। यहाँ से हाइड्रोजन निकालो, यहाँ से हाइड्रोजन निकालो, यहाँ से हाइड्रोजन निकालो, यहाँ से हाइड्रोजन निकालो। एनाइन जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल होगा वो इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तुरंत। तो H जो है जहाँ से निकल के आपका इनॉल फॉर्म बनाए, तो देखो यहाँ पे 2 -M है, वो भी कौन से वाले? कीटो वाले। -M यहाँ पे सिंगल -M है, यहाँ पे भी एक -M कीटो वाला है, एक एस्टर वाला है, एक अमाइड वाला है। तो यार ज़्यादा बढ़िया -M कौन सा होगा? यहाँ पे 2 कीटो है ना, ज़्यादा -M लगाएगा। Yes, ठीक है, तो ज़्यादा आपका हो जाएगा। यहाँ पे एस्टर और अमाइड जो होते हैं वो घटिया -M लगाएंगे एज कम्पेयर टू CO। एल्डिहाइड कीटोन बढ़िया -M लगाते हैं तो उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो ज़्यादा आपका किसका आएगा? इसमें पहले वाले में हो जाएगा सबसे ज़्यादा, इसमें सबसे ज़्यादा होगा। फिर देखो अमाइड में होगा, सॉरी जो एस्टर है उसमें होगा, फिर उसके बाद अमाइड, और सबसे घटिया किसका हो जाएगा? आपका
मोनोकार्बोनिल का। कैसे पता, देखो अब -M जो लगा रहे होते हैं ये CO ग्रुप -M लगाता है। जब हम -M की बात करते हैं कि भाई देखो -M कौन बढ़िया है, OCH3 वाला या CONH2 वाला, ये कौन बढ़िया -M लगाएगा? तो यार ये CO ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। हाँ, अब इसमें क्या है कि ये जो है आपका O और N, ये इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को देके रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो हम कहते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन के कंपैरिजन में घटिया क्या हो जाते हैं, -M हो जाते हैं, क्योंकि बगल में जुड़ा हुआ ग्रुप इस CO को क्या दे देता है, इलेक्ट्रॉन। तो जो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन वो विड्रॉ कर रहा होता है CO ग्रुप, अब वो रिंग से उतने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं कर पाता है, तो हम कहते हैं कि स्टेबिलिटी अच्छे से प्रोवाइड नहीं करेगा, मतलब -M जो है अच्छा नहीं होगा। अब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन देगा CO को? नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, तो हम कहेंगे उतना ही घटिया वो क्या हो जाएगा, बताओ, -M हो जाएगा। ठीक है, तो जितना घटिया -M होगा उतना कम स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो बस सीधा सीधा हो गया। सबसे बढ़िया क्या होता है, बीटा डाई कार्बोनेट। इनॉल कंटेंट इसमें आता है 76.7% के आसपास, बीटा डाई कार्बोनिल, और वहीं पे जब एस्टर होता है तो ये 7.6% के आसपास हो जाता है। इसी रेशियो में ये भी अमाइड जो है वो वही 7% के आसपास। मोनोकार्बोनिल का इनॉल कंटेंट बहुत कम होता है, 0.001% के आसपास होता है, बहुत घटिया कंटेंट आता है। ये होता है रेशियो, इतना वेरी करता है, आप देख सकते हैं। ठीक है ना, तो मतलब 2 कार्बोनिल हैं, बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद आपका अगर एक कार्बोनिल और एक एस्टर आ जाए या अमाइड आ जाए तो वो वहीं पे कम से कम 10 टाइम्स डिक्रीज कर जाता है। हाँ, अगर हम यहाँ पे बेंजीन ग्रुप बढ़ा दें PH, तो ये क्या करेंगे, स्टेबिलिटी को और बढ़ा देंगे, तो ये लगभग 99%, 95% तक इनॉल कंटेंट पहुंच जाता है। ठीक है ना, इस तरह से हम बात करेंगे। तो आप देख लो यार, इसमें क्या पूछा है, मैक्सिमम, तो आपका जो डाई कार्बोनिल उसमें हो जाएगा। ठीक है ना, यस सर। चलिए अगला देखो, आईयूपीएसी नेमिंग अगेन है। बताओ इसमें नंबरिंग कहां से करेंगे, मिथाइल से, क्लोरो से, नाइट्रो से, कहां से करोगे? नंबरिंग बता दो। नाइट्रो से करेंगे, बिल्कुल। नाम क्या हो जाएगा? थर्ड वाला हो जाएगा क्या? 2 पे कहाँ नाइट्रो से कर रहे हो कि मिथाइल से करोगे? नाइट्रो से क्यों करोगे? नाइट्रो से क्यों किया? फंक्शनल ग्रुप है इसलिए? नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप है क्या गधे? कब से नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप बन गया? हम इसको हमेशा साइड ग्रुप में ही रखते हैं, नाइट्रो को कभी फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है। NH2 इज अ फंक्शनल ग्रुप, नाइट्रो इज नॉट अ फंक्शनल ग्रुप। ये सारे के सारे साइड ग्रुप हैं। अब जब सब साइड ग्रुप हैं तो हम लोएस्ट लोकेंट देखते हैं, और लोएस्ट लोकेंट कहाँ पे आएगा? देखो, अगर आप यहाँ पे क्लोरीन पे नंबर 1 दोगे तो नंबर 2 मिथाइल पे जाएगा, फिर आपका नंबर 5 किस पे जाएगा? 3, 4, 5 पे जाएगा नाइट्रो। अगर हम यहीं पे नंबर 1 मिथाइल को देते हैं, नंबर 2 देते हैं क्लोरो को, तो 3 और 4 हो जाएगा आपका। देखो 1, 2 और 4 पे आ गया, समझे? अगर नाइट्रो को दोगे तो 1, 3 और 4 पे आएगा। तो कौन सी ज्यादा सुइटेबल नेमिंग है बताओ? 1, 2 और 4। तो आपकी यही नेमिंग जो है वो सही होगी। अगर हम नाइट्रो से स्टार्ट करते हैं, देखो सारी प्रोबेबिलिटी देख लो क्या क्या आएगा। अगर हम नाइट्रो से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, नंबर 1 हम इसको दे रहे हैं, तो 1, 3, 4 आएगा। अगर हम क्लोरो से स्टार्ट करते हैं तो 1, 2, 5 आएगा। और अगर हम CH3 से स्टार्ट करते हैं तो 1, 2 और 4 आएगा। तो अब लोएस्ट लोकेंट कैसे चेक करते हैं? हम पहले देखो तीनों पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है ना। अब 1 तो यहां तो डिफरेंशिएट नहीं हुआ, 2 पे जाके देखो क्या है, 2, 2 यहां 3 आ रहा है, तो ये कट गया। क्यों कट गया? क्योंकि अगला नंबर जो है वो 3 पे आ रहा है। हम लोअर देखते हैं तो 2 वाला सही है एज कंपेयर टू 3। फिर आगे चलो इन दोनों में, तो अगला देखो ये 4 है, ये 5 है, तो कौन सा 4 वाले को कंसिडर करेंगे, 5 वाले को कंसिडर नहीं करेंगे। लोएस्ट लोकेंट सिलेक्ट करना तो आता है ना? यस। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग आप नाम दे दो, आपका नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, आपके पास स्टीरियो सेंटर्स पूछे हैं, किसमें? लीनियर और साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। जब लीनियर होता है CHO, CH2OH। देखो पहला और आखिरी कार्बन क्या है आपका?
कायरल नहीं होता है, बाकी बीच के 4 कार्बन जो होते हैं वो कायरल होते हैं। तो 4 कार्बन हैं जो कायरल होते हैं जब आपकी ओपन चेन होती है। यही जब साइक्लिक में कन्वर्ट होता है तो जो एनोमेरिक कार्बन है, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप होता है, वो भी कायरल सेंटर में कन्वर्ट हो जाता है। साइक्लिक में जब जाता है तो आपका एनोमेरिक कार्बन यानी नंबर 1 कार्बन जो है वो भी कायरल सेंटर, ये वाला कार्बन भी कायरल होता है। 1 2 3 4 5 5 कार्बन होते हैं जो आपके कायरल हो जाते हैं। तो यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे 5 हो जाते हैं। कैसे बनाते हैं? राइट साइड को नीचे की तरफ बना दो, तो राइट साइड में OH, अगले पे H और OH H। उल्टा हो गया क्या? कुछ गड़बड़ हुआ है, 1 मिनट। हाँ, इसमें नंबर 1 कार्बन कौन सा होता है? ये यहाँ पे जो नंबर 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे नंबर 1 2 3 4 5 और 6। देखो 1 वाला तो इस पे अभी नया नया कायरल सेंटर बनता है। जैसे आपका ये 5 वाला OH अटैक करता है तो यहाँ पे कायरल सेंटर आ जाता है। तो पहला वाला एनोमेरिक कार्बन है, दूसरे पे आपका राइट साइड में तो इसको नीचे की तरफ लिखेंगे, H को ऊपर की तरफ। तीसरे पे आपका H नीचे की तरफ आएगा क्योंकि राइट साइड में OH ऊपर जाएगा, और चौथे में नीचे की तरफ H ऊपर। ये बन गई आपकी स्ट्रक्चर। और यहाँ पे आपका पहले वाले कार्बन पे OHS लगाना है। अगर आप OH जो है ऊपर की तरफ लगाओगे तो 5th नंबर पे जो CH2OH है सेम साइड में है तो बीटा पोजीशन, बीटा ग्लूकोज हो जाएगा, और नीचे की तरफ लगाओगे अपोजिट साइड में जाएगा तो अल्फा ग्लूकोज हो जाएगा। तो साइक्लिक में 2 फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं, अल्फा और बीटा। इसमें 5 कायरल कार्बन होते हैं। जब आपने बायोमोलिक्यूल पढ़ा है उसमें ये बातें आपको बताई जाती हैं। ठीक है, कायरल सेंटर्स जो होते हैं वो 5 होते हैं। तो 4 ओपन चेन में और साइक्लिक में कितने हो जाते हैं? 5। और फ्रक्टोज में क्या होता है? फ्रक्टोज में ओपन चेन में 3 होते हैं, साइक्लिक में जाके 4 हो जाते हैं। साइक्लिक बनेगा तो 1 बढ़ जाता है, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट्स में। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ दीज फैक्टर्स डज नॉट गवर्न द स्टेबिलिटी ऑफ कन्फॉर्मेशन इन ए साइक्लिक कंपाउंड? ए साइक्लिक कंपाउंड में कौन सा ऐसा फैक्टर है जो स्टेबिलिटी के बारे में बात नहीं करता है? बताओ यार। स्टेरिक हिंड्रेंस तो हमेशा आता है, चाहे साइक्लिक हो चाहे एसाइक्लिक हो। टॉर्सनल स्ट्रेन जो है वो आपका ओपन चेन में भी आता है, साइक्लिक में भी आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा आते हैं। एंगल स्ट्रेन कहाँ आता है केवल और केवल? बताओ। जब हम साइकिल की बात करते हैं तभी एंगल स्ट्रेन आता है, आपका ओपन चेन में एंगल नहीं। अगर टेट्राहेड्रल कार्बन है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन जो sp3 है उसके अकॉर्डिंग बॉन्ड एंगल भी होंगे, वहां पे एंगल स्ट्रेन नहीं होगा। साइकिल में वो हम जबरदस्ती बांध के रख देते हैं। जैसे 3 कार्बन की चेन है तो आपने जबरदस्ती बांध के 60 डिग्री पे इसको रख दिया, जबकि ये कार्बन जो है वो आपका sp3 है, होना चाहिए था 109.5 डिग्री, बॉन्ड एंगल है 60 डिग्री, तो यहाँ एंगल स्ट्रेन है। लेकिन ये ओपन चेन होती है तो ओपन चेन में तो फ्री रहता है ना, किसी भी अपने आप को एंगल पर एडजस्ट कर सकता है जितना उसको रिक्वायर्ड है। तो ए साइक्लिक कंपाउंड में स्टेबिलिटी का फैक्टर एंगल स्ट्रेन नहीं होता है, ठीक है, उसको हम कंसिडर नहीं करते। लेकिन यही साइक्लिक होता तो हम एंगल स्ट्रेन को कंसिडर करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन IUPAC नेमिंग, और बढ़िया IUPAC नेम है, इसमें आपको थोड़ा सा प्रेफरेंस के बेसिस पे बात करनी है। देखो यार, अगर हम लॉन्गेस्ट चेन, जब भी हम चेन सेलेक्ट करते हैं तो हमारी चेन में अनसैचुरेशन होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप चेन कंसिडर करोगे यहां से लेके यहां तक की 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब नंबरिंग कहां से दें, हम यहां से दें या यहां से दें? तो देखो यार, पहले आप क्या चेक करते हो, पहले देते हैं हम किसको, मल्टीपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं। तो यहाँ पे नंबर दोगे तो यहाँ 1 आएगा, 2 3 4 5 6 पे, तो 1 और 6 पे अनसैचुरेशन आ रहा है, इधर से दो। सो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे भी 1 और 6 पे क्या आ रहा है, अनसैचुरेशन आ रहा है। जब अनसैचुरेशन सेम होता है तो फिर हम देखते हैं कि साइड ग्रुप की जो पोजीशन है क्या वो आपकी लोएस्ट किस तरफ से आ रही है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 4 5, इधर से 1 2 3 4 5 6, यानी 3 4 5 दोनों तरफ से साइड ग्रुप की पोजीशन भी क्या आ रही है, सेम आ रही है। साइड ग्रुप की पोजीशन भी सेम आ गई, मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन भी सेम आ गई। अब हम क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करते हैं, और वो भी पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर किसका चेक करते हैं, मल्टीपल बॉन्ड का। इन पहले आता है या आइन पहले आता है, बताओ। इन, तो नंबरिंग हम कहां से देंगे, इन से। 1 2 3 4 5 6 और 7। कुछ लोग कहते हैं कि सर हम डबल बॉन्ड से ही हमेशा प्रेफरेंस स्टार्ट करें क्या? ऐसा नहीं है। अगर मान लो यहाँ पे आपके 2 मिथाइल लगे होते हैं इस कार्बन पे, हम एक और मिथाइल जोड़ दें, ठीक है, ये वाला। अब बताओ जरा नंबरिंग कहां से दोगे? अभी मान लो हमने, अब ट्रिपल बॉन्ड से होगी नंबरिंग स्टार्ट की नहीं होगी, बताओ।
Yes, sir. क्योंकि यहाँ पे साइड ग्रुप ज़्यादा आ रहे हैं इस साइड से साइड ग्रुप की लोकेंट मतलब लोएस्ट लोकेंट यहाँ से ज़्यादा मिलेगा। वो सबसे लास्ट में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की प्रेफरेंस देखते हैं, क्योंकि वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जब जाते हैं तब देखते हैं। ऐसा कभी मत कहना कि डबल बॉन्ड पहले प्रेफर करेगा ओवर ट्रिपल बॉन्ड। इनो आयन में चूंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वो पहले आता है, इसलिए हम उसको प्रेफरेंस देते हैं। कुछ नहीं, जब सारी चीज़ें बराबर हो जाती हैं फिर हम इनो आयन करके बात करते, तब की बात करते, तब ठीक है, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बताइए क्या हो जाएगा। तो यहाँ से नंबरिंग दोगे तो अब आपका नाम हो जाएगा, लिख लोगे। नंबर 1 यहाँ पे देना है, नंबर 2 3 4 5 6 एंड 7। अब तो आप कर लोगे बाकी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लो। देखो, इन द फॉलोइंग स्क्यू कन्फॉर्मेशन ऑफ ईथेन, हाइड्रोजन कार्बन, कार्बन एंड हाइड्रोजन डाइहेड्रल एंगल बताना है आपको। ये जो आज का पार्ट था वो स्टीरियो और जीओसी को मिला के था पूरा, ठीक है ना। तो इसमें डाइहेड्रल एंगल बताओ। डाइहेड्रल एंगल क्या आएगा किस किस के बीच में? देखो, ये हाइड्रोजन, ये फ्रंट और बैक वाला कार्बन और बैक वाले कार्बन का हाइड्रोजन, इनके बीच में बताना है। 151। यस। क्यों? अरे देखो यहाँ पे चेक करो, देखो आपके पास हम फ्रंट वाले कार्बन की बात कर रहे हैं, तो ये फ्रंट वाले कार्बन का H डैश है, H हो गया और H हो गया। अब जरा बैक वाले की बात करते हैं। तो जब मान लो ये एक्लिप्स फॉर्म में है, तो एक्लिप्स फॉर्म में क्या होगा, ये हाइड्रोजन इसके नीचे और आप हाँ, ये वाला हाइड्रोजन H डबल डैश जो है वो इसके नीचे आएगा और ये वाला हाइड्रोजन इसके नीचे हो जाएगा, ये ठीक है। तो अब बताओ, इस हाइड्रोजन पीछे वाले कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में कितना एंगल होगा? 120 का एंगल होगा। अरे बोलो भाई। यस सर। जो फ्रंट, ये फ्रंट वाला कार्बन है, डॉट इज अ फ्रंट कार्बन, इस पे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, अच्छा हाँ सर, 149। ठीक है, और उसके पीछे वाला कार्बन, उस पे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, ये वाला एंगल देखना है आपको। तो ये 120 दिख रहा है अभी। अब आपने क्या किया, पीछे वाले कार्बन को इधर खिसकाया है, तो जितना खिसकाओगे, ये देखो इस हाइड्रोजन से उतना दूर जा रहा है तो उतना एंगल ऐड हो जाएगा। देखो इधर की तरफ खिसकाया आपने, आगे वाले को फिक्स रखा है, पीछे वाले को खिसका दिया आपने 29 डिग्री। तो 120 पहले था, अब जो एक्स्ट्रा जाएगा वो यही तो होगा, जितना एक्स्ट्रा घूम गएगा उतना ही प्लस हो जाएगा। बोलो। सो 120 प्लस 29 यानी आपका 149 हो जाएगा। यस सर। ठीक, चलिए अगला देखो। विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? H प्लस निकालो, एनाइन की स्टेबिलिटी देख लो। तो यार देखो, इसमें जो है माइनस के बाद 3 CN है, तो 3 माइनस M ग्रुप है, ज्यादा स्टेबिलिटी यही प्रोवाइड। बाकी में क्या है, हेलोजन है, हेलोजन जो होंगी वो क्या करेंगी, आपकी माइनस आई लगाएंगी या बैक बॉन्डिंग के थ्रू थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगी। लेकिन 3 आपके माइनस M है जो कि ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी सबसे ज़्यादा, इसी की हो जाएगी। सर ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मतलब वो लोग -M लगाते तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब कुछ ज़्यादा ही कम हो जाए कार्बन पे, फिर उसके बाद फिर वो अनस्टेबल होने लगे? अच्छा, -M की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी कम हो जाए कि अनस्टेबिलिटी आ जाए? ऐसा कभी नहीं होगा। देखो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब विड्रॉ करेंगे तो चार्ज का अमाउंट कम हो रहा है, लेकिन ये जब विड्रॉ कर रहे हैं, -M की खासियत क्या है, ये पाई बॉन्ड के फॉर्म में विड्रॉ करेंगे, समझ रहे हैं? तो शेयरिंग इसके पास तो रहेगी ना, कार्बन के पास शेयरिंग तो हमेशा रहेगी ना। तो 8 इलेक्ट्रॉन से कम कभी नहीं होंगे उसके पास, बस उसके पास चार्ज का अमाउंट कम हो जाएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन सब जगह सेपरेटेड हो जाएंगे। वो जस्ट लाइक कि आपने उसको, जैसे पहले एक छोटे रूम में थे 10 लोग और हमने उसके 10 गुने वॉल्यूम में हमने क्या कर दिया, उन 10 लोगों को बैठा दिया, तो नाउ डेंसिटी बिकम लेस ना, जस्ट डेंसिटी लेस होगी बट अमाउंट तो वही रहेगा, ठीक है। तो वो बात होता है, कभी स्टेबिलिटी इतना कम कभी नहीं होगा कि स्टेबिलिटी कम हो जाए, ऐसा फैक्टर कभी नहीं आएगा। अगर ये बात होती कि भाई अगर इतना बढ़िया माइनस आई लग रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन वहां से निकाल के ले जा रहा है, तब पॉसिबिलिटी हो सकती थी। और कोई भी कार्बन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, क्यों दे रहा है, ताकि उसको नेगेटिव चार्ज के अमाउंट को कम करना है। इतने कभी नहीं देगा कि उसके इलेक्ट्रॉन चले जाए, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन जाए, ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाए, फिर तो वो कहे, फिर ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा तो फिर तो उल्टा उसके ऊपर क्या होगी, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो वो केवल पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड बनाता है, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड के थ्रू शेयरिंग कर रहा है, शेयरिंग कर रहा है,
ताकि उसके पास भी इलेक्ट्रॉन हैं, उसने कंप्लीटली दिए नहीं है किसी को। ओके नहीं सर, इसलिए सोचते ना कि सेकंड नंबर सबसे ज्यादा अच्छा माइनस में रहता है ये। चलिए देखो अगेन एक और एरोमेटिक का आ गया, 19 का क्वेश्चन है फिलहाल। तो चलिए नॉट एरोमेटिक बताना है, कौन नहीं होगा एरोमेटिक। तो पहला ही देखो एंटी एरोमेटिक है, प्लस चार्ज है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। दूसरे में आपका लॉन पेयर है, पायरोल है, पायरिडीन है, एरोमेटिक है, और इस पर नेगेटिव चार्ज है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, एरोमेटिक हो जाएगा। तीनों एरोमेटिक हैं और पहला वाला क्या है आपका एंटी एरोमेटिक है। ओके Yes sir. 47 देखो, सॉरी 44, pKa वैल्यू बताना है। Ka मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ होता है और pK क्या होता है, इनवर्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। Yes sir. तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिख दो, उसका रिवर्स ऑर्डर ही क्या होगा, pKa का ऑर्डर होगा। तो बढ़िया देखो सारे OH हैं, अब OH से H+ हटाओ, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो NO2 क्या करेगा, -m पैरा पे, यहाँ पे मेटा पे क्या करेगा, केवल -I। OCH3 क्या करेगा, ये +m लगाएगा। तो बताओ स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएंगे नेगेटिव चार्ज की, -m एंड -I, घटा देंगे कौन, +m। तो Ka का ऑर्डर क्या होगा, सो Ka का ऑर्डर हो जाएगा B, उससे कम C, उससे कम A और सबसे कम D। बताओ ये सही है क्या, Ka का है ये। अब आपसे पूछा क्या है, पूछा pKa का है, तो pKa का जस्ट रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा, pK वैल्यू ऑफ B बिकम लीस्ट और D बिकम ग्रेटेस्ट। सो दिस इज द आंसर। हाँ इसका देखो एक और क्वेश्चन है आपके पास, IUPAC नेमिंग। अगेन मल्टीपल बॉन्ड की तरफ से देंगे नंबरिंग 1 2 3 4 एंड 5। ये आ गया 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटुईन। यस 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटुईन। एरोमेटिसिटी का क्वेश्चन है अगेन, विच कंपाउंड आउट ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट एरोमेटिक, कौन नहीं होगा एरोमेटिक बताओ। तो पहला एरोमेटिक है, देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, प्लस चार्ज है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये तो एरोमेटिक हो गया। इसमें देखो आपके पास प्लस चार्ज है, ये एंटी एरोमेटिक है, तो बी आ जाएगा। इसमें देखो 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, अगेन एंटी एरोमेटिक हो गया। यस सर। ये sp3 कार्बन है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। तो B C D इज नॉट एरोमेटिक, ओनली A इज एरोमेटिक। सो आंसर इज फर्स्ट। उसने पूछा कौन से नहीं है नॉट एरोमेटिक, तो B नहीं है, C नहीं है, D नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछता कौन सा एरोमेटिक है तो आंसर क्या हो जाता, केवल A। क्वेश्चन नंबर लास्ट देख लीजिए ना, आपसे पूछा गया है दैट द करेक्ट ऑर्डर फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड CH। अब देखो कार्बन, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, वी नो दैट, किससे, नाइट्रोजन से, sp3 नाइट्रोजन से। तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो यहाँ से H+ निकलता है वो एक्टिव हाइड्रोजन की कैटेगरी में का होता है, मतलब सोडियम से अगर आप रिएक्शन कराओगे तो ये यहाँ से हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देता है। अब जब आप यहाँ से H+ हटाओगे तो H+ हटने के बाद इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी चेक करनी है हमें, जो ज़्यादा स्टेबल नेगेटिव चार्ज बनाएगा वो बढ़िया एसिडिक स्ट्रेंथ को शो करेगा। और लास्ट है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH-। बताओ इन तीनों में ज़्यादा स्टेबिलिटी कहाँ पे आएगी, तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू डबल बॉन्डेड कार्बन, क्योंकि ये sp है, ये भी sp है और ये आपका sp2 है। इसके बेसिस पे देखो पहले में सबसे ज्यादा। अब इसमें हाँ ये +I लगा रहा है, +I के थ्रू नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल पहले पे होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी उसी ऑर्डर में हो जाएगा, मतलब ट्रिपल बॉन्डेड डायरेक्ट सबसे ज़्यादा एसिडिक, उससे कम नहीं, ये फिर ये और फिर ये। हाँ 4th इज द आंसर। तो देखो ये आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और स्टीरियोकेमिस्ट्री के हमने पिछले 2 साल के क्वेश्चंस लिए हैं, 2 से 3 साल के क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इनको आपको एक आइडिया लग गया होगा कि हमें GOC में देखो एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, कैटायन आयन की स्टेबिलिटी, ओके, इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी की बात करनी है। और स्टीरियोकेमिस्ट्री में GI कहाँ कहाँ पॉसिबल होगा, कहाँ नहीं होगा, कायरल सेंटर्स काउंट करना, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर बताना,
रिलेशंस वगैरह, कौन एनेंशियोमर होंगे कौन नहीं होंगे, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। तो आप क्या करेंगे, आप इनको पढ़िए, ठीक है। कल संडे है, कल तक में आप GOC और स्टीरियो कंप्लीट कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट आए, सबके पास नंबर तो होगा ही मेरा, ठीक है ना, ग्रुप में ऐड है, तो आप इंडिविजुअली मैसेज कर सकते हैं। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल लगाएं, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं लगाना है, जो आपने पहले से लगा रखा है, मॉड्यूल आपने कंप्लीट सॉल्व कर रखे हैं, उन्हीं मॉड्यूल को एक बार आप देख लेंगे। थ्योरी पढ़ के मॉड्यूल के क्वेश्चन जरूर देख लेना, ऐसा नहीं कि केवल थ्योरी पढ़ के भूल गए, थ्योरी पढ़ेंगे और उन क्वेश्चंस को एक बार देख लेंगे, ठीक है ना। जो क्वेश्चंस आपको डाउट में लग रहे हैं या कोई थ्योरी का पॉइंट ऐसा है जो डाउट में लग रहा है, आप वो पार्ट हमसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड नाइट। सर, हाँ बोलिए, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, बताओ। सर कार्बोक्सिलिक एंड इट्स डेरिवेटिव से एक डाउट था। हाँ हाँ बोलिए। सर उसमें ये कैसे डिटरमाइन करेंगे कौन सा कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमारा CO2 ज़्यादा अच्छे से दे पाएगा? कौन सा कार्बोक्सिलिक जो है वो, उसमें डीकार्बोक्सिलेशन किसमें ज़्यादा होगा, ये किस बेसिस पे डिफाइन करेंगे? अच्छा डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस की बात हो रही है। यस सर। हाँ, तो डीकार्बोक्सिलेशन में मैकेनिज्म आपको बताई गई है। यस सर। तो मैकेनिज्म में क्या होता है बताओ। CO2 उसमें रिमूव करना होता है। तो इंटरमीडिएट क्या बनता है? अगला जो पार्ट है हमारा, वो हमारा ORM का ही पार्ट है, और उसमें हम डीकार्बोक्सिलेशन के क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है, ऐड कर लेंगे। हम आपको डिटेल में बता देंगे यहाँ पे विथ एग्जांपल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम बता देंगे। कार्बोक्सिलेशन डीकार्बोक्सिलेशन वाला ही बताना ना, वी विल डिस्कस। चलिए, और कुछ हो अभी जो GOC स्टीरियो में कोई पार्ट ऐसा हो जो आपको डिस्कस करना हो? सर बोलिए। बेसिक स्ट्रेंथ इन केस ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स और इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स, उसका ऑर्डर क्लियर नहीं होता है। ऑर्डर क्लियर नहीं हुआ है, एक मिनट। हाँ, अब बताओ जरा। मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स ना, अमीन्स अमीन्स की बात कर। अच्छा ओके, इसमें देखो क्या होता है, जैसे sp3 अमीन्स जो होती हैं, sp3 नाइट्रोजन के बारे में हम अलग से बात करते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ की, ठीक है। तो sp3 जो नाइट्रोजन होता है, sp3 नाइट्रोजन में आपके पास जो है एक जनरल जो ऑर्डर आता है, उसका kb का ऑर्डर होता है, दिस इज इक्वल टू दैट 2 डिग्री इज मोर बेसिक देन 3 डिग्री एंड 3 डिग्री इज मोर बेसिक देन 1 डिग्री और लीस्ट इज अमोनिया। ये आता है बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ठीक है। इसमें एक एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन इज सिंपल दैट कि अगर आपका R ग्रुप मिथाइल है, ठीक है ना, तब आपका जो है 2 डिग्री से कम होता है 1 डिग्री, उससे कम 3 डिग्री और सबसे कम अमोनिया। मतलब अगर सबसे छोटा ग्रुप है मिथाइल सारे के सारे, जैसे एग्जांपल देखो, आपने कहा CH3 NH2 1 डिग्री हो गया, ये अमोनिया हो गया, और CH3 NH CH3 और CH3N CH3। आप देखो इसमें क्या है, ये आपका अमोनिया है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है और 3 डिग्री। तो सारे मिथाइल हैं, इसलिए ऑर्डर आएगा 2 डिग्री 1 डिग्री और 3 डिग्री, और लास्ट में अमोनिया। याद कर लो, सबसे छोटा ग्रुप होगा तो 213 नंबर याद रखना है, और इससे अलावा बड़े ग्रुप जितने भी होंगे तो 231 नंबर याद रखना है। पहली बात तो दिमाग में इसको एकदम फिट कर लो याद। 213 कब लगाओगे? जब नंबर सबसे स्मॉलेस्ट है मिथाइल, और इसके अलावा कोई भी है, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, व्हाटएवर इज द ग्रुप, आपका क्या आएगा ऑर्डर? 231 वाला। समझ गए? यस सर। यही है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। ये केवल और केवल मिथाइल के लिए आता है। इसके अलावा अगर आपका इथाइल हो, प्रोपाइल हो, ब्यूटाइल हो, आइसोप्रोपाइल हो, आइसोब्यूटाइल हो, टर्सरी ब्यूटाइल हो, व्हाटएवर द साइड ग्रुप, आपका जो ऑर्डर होगा वो हमेशा क्या होगा? 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री। 231 और 213 ये नंबर याद रखना है। ऑर्डर क्यों आता है? 2 अपोजिट फैक्टर वर्क करते हैं। कौन कौन से? देखो, आप जब 1 डिग्री
अमोनिया से 1 डिग्री में जाते हो तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है, तो डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ती है। 2 डिग्री में और ज़्यादा डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, 3 डिग्री में और ज़्यादा बढ़ेगी। मतलब बेसिक स्ट्रेंथ प्लस आई के अकॉर्डिंग क्या होती है बताओ, 1 से 2 में जाने में, 2 से 3 में और 3 से जाने में आपका इंक्रीज करती है। लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है, जब जो कॉन्जुगेट बनता है, कॉन्जुगेट क्या बनेगा, देखो अमोनिया है, अमोनिया को H+ खिलाओ, क्या बनाएगा बताओ, NH4+ बनाएगा। यस सर। तो NH4+ जो होगा ना, ये NH4+ आपका बेसिकली क्या होता है, 4 हाइड्रोजन इसके होते हैं इसके पास और प्लस। तो अब 4 हाइड्रोजन है, ये 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका सॉल्वेशन बहुत बढ़िया हो रहा है। यस सर। तो जितने ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे उसके कॉन्जुगेट का सॉल्वेशन क्या होगा, उतना बढ़िया होगा, वो उतना ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो बनने वाला कॉन्जुगेट जो होता है वो अमोनिया का सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उससे कम 1 डिग्री का, उससे कम 2 डिग्री और 3 डिग्री का सबसे घटिया स्टेबल होता है कौन, कॉन्जुगेट, पानी में या हम कहें सॉल्वेंट में, लिक्विड सॉल्वेंट में। तो ये स्टेबिलिटी जो होती है इसकी 3 डिग्री की सबसे घटिया, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री और सबसे बढ़िया अमोनिया की। तो कॉन्जुगेट बेस जो बना, बनने के कॉन्जुगेट बेस बना, उसकी स्टेबिलिटी 3 डिग्री में घटिया होती है, इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ घटिया हो जाती है। इस रिस्पेक्ट में आप देखोगे तो अमोनिया की बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी, किससे, 3 डिग्री से। जब हम क्या चेक कर रहे हैं, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। और जब हम प्लस आई को कंसिडर कर रहे हैं तब आपका कौन होगा, 3 डिग्री की बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो 2 फैक्टर होते हैं जो अपोजिट वर्क करते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी बढ़ रही है लेकिन बनने वाले कॉन्जुगेट की स्टेबिलिटी घट रही है। तो एक की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, एक की वजह से घट रही है। तो अब जब 2 अपोजिट फैक्टर वर्क करते हैं तो फिर हम हमेशा किस पे बिलीव, किसकी चीज देखते हैं, जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आता है उसको सीधा हम क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। तो अगर इसमें इसको भूल जाओ, दिस इज नॉट द पॉइंट, ठीक है ना। एक्सेप्शन को अभी छोड़ो, आपको क्या देखना है, sp3 नाइट्रोजन 331 नंबर है, मतलब कोई भी ग्रुप हो एक्सेप्ट मिथाइल। अगर मिथाइल है तो उसके केस में ही हमें क्या रखना है याद, 213। बाकी सारे के सारे आपके क्या शो करेंगे बताओ, सबसे ज़्यादा 2 डिग्री, उससे कम 3 डिग्री और सबसे कम 1 डिग्री। ठीक, यस सर। याद रखना है और कुछ नहीं है, रीजन आपको समझना है। और बताइए कॉमन नेमिंग कोई सीट या नोट्स वगैरह? IUPAC नॉमेनक्लेचर में हमने जो है पूरा 2 टेबल बना रखी हैं, 2 से 3 टेबल बनी हुई हैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर की जो आपके पास मॉड्यूल है उसको आप देखिएगा एक बार, आपको मिल जाएगा उसमें, ठीक है। और कुछ आपके जो हैं नाम हैं, जो 10, 12, 15 नेम होंगे जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में हैं, उनको देख लीजिए। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वालों की स्ट्रक्चर एक बार आप जरूर देख लीजिए सबकी। और मैं जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनमें कितने कायरल सेंटर हैं, ये नाम याद रख लें आप उनको, ठीक है। अभी एक बार सबको बना के उनकी एक लिस्ट बना लें और लिस्ट को किसी नेम के ऑर्डर में लिख के याद कर लें, मोबाइल नंबर की तरह कुछ भी। बाद में जब आप एग्ज़ाम टाइम में जाएंगे तो एक बार फिर से याद करके चले जाएंगे, ठीक है। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही और आपके में आगे आपको याद है, नंबर मिल जाएंगे, नहीं तो कई बार इसमें दिक्कत हो जाती है। तो आप कोशिश करें कि याद करके जाएं, क्यों हम उस 4 नंबर को छोड़ें जो सीधा सीधा हमें मिल सकता है, ठीक है ना। चलिए और बताइए, एनी अदर प्रॉब्लम? नहीं, एक बार आप जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री 11th का जो पार्ट है उसको आपको थ्योरी नहीं पढ़नी है, ठीक है। आप क्या करिए, आप मॉड्यूल उठाइए और उसमें जो क्वेश्चंस पढ़े एक्सरसाइज में जस्ट क्वेश्चन लगा लीजिए, ठीक है। 1 से 2 घंटे का टाइम लगेगा आपको, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। आप जस्ट क्वेश्चन लगा लीजिए और जो रिलेटेड क्वेश्चन आपको समझ में ना आए उस क्वेश्चन के बारे में हमें बता दीजिएगा, तो अपन ऐसे लास्ट में डिस्कस कर लिया करेंगे। कोई क्वेश्चन ऐसा हो, देखो कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो अपन ने नहीं पढ़े होते, हम नहीं पढ़ाते, जैसे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, आपको खुद पढ़ना है, ठीक है। तो आप पढ़िए, उनके क्वेश्चंस लगाइए, ओके। और उन क्वेश्चंस में जो आपको दिक्कत आए उन क्वेश्चंस में आप हमें बताइए, तो अपन ऐसे थोड़ा बहुत उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे ताकि वो हमें याद बना रहे, ठीक है ना। ओके, एनी अदर डाउट बताओ यार। ज्योति जी नहीं, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। वेलकम, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।